नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम मैथमेटिक्स का दूसरा जो टॉपिक है परसेंटेज उसको कवर करेंगे। अब परसेंटेज में थोड़ा बहुत पहले मैं आपको बता देता हूँ। आज हम लोग कवर करेंगे परसेंटेज, ठीक है। सर पहली चीज ये है कि परसेंटेज है क्या। आपने पिछली बार हमें रेशो बताया, हमें आपने बताया कि ठीक है, रेशो का यूज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए होता है। जैसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसमें, ये कोई सर्कल है, ठीक है। ये एक पार्ट है, ठीक है, ये एक है। इसका अगर मैं हाफ कर दूं तो ये दोनों कितने हो जाएंगे? 1/2, 1/2 पार्ट, ठीक है। पहली चीज ये है। अब एक है तो इसके 1/2 1/2 पार्ट ये दोनों हो गए, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसी को एक को मैं 100% मानूंगा, हमेशा याद रखना परसेंटेज में हर अंक अपने आप में 100% होता है। तो जो पूरा परसेंटेज टॉपिक है ना वो पर 100 पे चलता है। परसेंटेज का नाम ही है परसेंट। सेंट यानी होता है 100, कि सर 100 पे कितना है, प्रतिशत, हर 100 पर कोई चीज कितनी है। जैसे मैं बोलूं आपके पास 100 बिस्किट है, उनमें से 10 आप मुझे दे दो तो आप बोलोगे 10% बिस्किट आपने ले लिए। मतलब किसी भी अंक को फुल 100 मानकर फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या है? परसेंटेज। पहली चीज आपको समझ में आई। जैसे इस अंक को ही मैं 100 मानूं तो इसका आधा आधा क्या होगा? 50%। ये भी कितना हो जाएगा? 50%। रेशो क्या बताता है? परसेंटेज बताता है पूरे अंक का कितना डिवाइड हुआ। रेशो बताता है जो डिवाइड हुआ उनके बीच में संबंध। अब समझ में आया? परसेंटेज तो पूरे में कितना डिविडेशन होया। अगर मैं इसको 4 पार्ट में बांट दूं तो ये हो जाएगा 25%, ये भी 25%, ये चारों पार्ट कितने हो जाएंगे? 25-25। रेशो क्या बताएगा कि इनमें समानता कितनी। जैसे ये दोनों बराबर है 1/2 1/2, तो सर हम बोलेंगे ये दोनों का रेशो क्या है? 1:1। इसमें भी 50-50%, अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों पार्ट इसको हटा दें तो ये दोनों पार्ट, तो ये भी रेशो कितना हो जाएगा? 1:1। ये चीज समझ में आई आपको? जैसे मैं बोलूं हटाओ इसको, ये अंक है कोई 60, ठीक है। इसका मैंने बोला ये हिस्सा कितना है हमारा? 40, और ये हिस्सा है 20। अब आप बोलोगे सर ये 40 और 20 में आपने इस 60 को बांटा, इनका रेशो क्या है? मैं बोलूंगा रेशो देखना है तो इन दोनों का संबंध देखो कि सर ये हो जाएगा 2:1, कि ये 20 है तो ये 40 है, 1:2। जब जब इसको 1 मिला तब तब इसको 2 मिला, ठीक है। और परसेंटेज में अपन देखें इसको तो सर 60 और 20, अगर 60 के लिए जो 20 का महत्व है वो 100 के लिए किस अंक का है? ये 100 के लिए कौन सा होगा? वो 33.5, क्योंकि 33.5 तिया कितना होता है? लगभग 100, और 20 तिया कितना होता है? 60। तो 20 60 का कितना परसेंट हो गया? 33.5%। समझ में आया आपको कुछ? मैं बोलूं 60 के लिए 40 क्या है, ठीक है, तो 60 का 40 से जो संबंध है वही 100 के लिए किसी अंक का है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? प्रतिशत। अब पहली चीज तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि सर ठीक है, आपने एक चीज हमें बता दी कि परसेंटेज क्या है और रेशो क्या है। मतलब अब पहले देखो, इस डायग्राम से आपको कुछ चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। जैसे ये है, ये मैंने बोला कि ये कोई लिक्विड से भरा हुआ हमारा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसमें ये वाला ब्लू वाला लिक्विड है 50% और ऑरेंज वाला कितना है? 50%। मतलब दोनों आधे आधे है ना, तो इस पूरे को मैं क्या मान के चल रहा हूं? 100। तो कोई भी अंक अपने आप में 100% होता है। तो किसी भी चीज के लिए जब हम प्रतिशत बोलते हैं, इसका 20% ये हो जाएगा, इसका 30% ये हो जाएगा। हम बोल रहे हैं कि अगर ये 100 होती तो इसका 20 ये होता और इसका 30 ये होता। समझ में आया? जैसे इसमें है, इसमें ये क्या है? 30% है ये हिस्सा, ये कितना है? 70% है। तो 30 और 70 100, तो टोटल परसेंटेज होता है कोई में भी 100। इसमें 70 30 है, इसमें 20 और 80 है। समझ में आया? इसी का अगर आप रेशो पूछते तो मैं बोलता सर 50:50, 1:1। इसका रेशो आप पूछते तो मैं बोलता सर इसका रेशो होगा 3:7। इसका रेशो क्या होता सर? 7:3। जब जब इसको 7 मिला तब तब इसको 3 मिला। इसका अनुपात क्या होता सर? 2:8। मतलब और कट जाएगा 1:4। अब आपको समझ में आया? रेशो में तो इन दोनों का कंपैरिजन है, परसेंटेज में पूरे का डिस्ट्रीब्यूशन है। पहली चीज क्लियर। अगर मैं बोलूं इसका टोटल रेशो क्या होता, तो यहां पे जो 3 और 7 इनका टोटल रेशो हुआ ना 10, ये 10 रेशो ही है इस 100% के बराबर। इसमें मैं बोलता 2 और 8 10, ये जो 10 रेशो है ना इसका, यही है इसके 100% के बराबर।
तो पहली चीज याद रखना, परसेंटेज और रेशो एक दूसरे से लिंक्ड सब्जेक्ट है। परसेंटेज का हर क्वेश्चन रेशो से किया जा सकता है, ठीक है। तो रेशो और परसेंटेज साथ चलते हैं। कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे कि सर ये क्वेश्चन हम रेशो से भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हम परसेंटेज से भी कर सकते हैं। दोनों को काम ही डिस्ट्रीब्यूशन है। परसेंटेज पूरे में से कोई भी अंक क्या होगा, 100। अब पहले मैं आपको परसेंटेज के डायमेंशन सिखाता हूं। मैंने आपको बोला परसेंट मतलब प्रति 100, कि भैया 100 के लिए ये कितना है, वो ही परसेंटेज होता है। जैसे मैं बोलूं आपसे 5% कितना होता है, तो आप कुछ मत करो, ये परसेंट लिखा है ना, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि भैया ये होता है हमारा कितना, 1/100 परसेंट का। तो ये क्या हो जाएगा, 5/100। समझ में आया आपको जो मैंने बोला। अगर मैं बोलूं ये 1% है, तो 1% क्या हो जाएगा, 1/100। मैं बोलूं 7% है, तो 7% कितना हो जाएगा, 7/100। 8% कितना हो जाएगा, 8/100। पहली चीज आपको समझ में आ गई, परसेंट पर 100। पहली चीज तो ये क्लियर। दूसरी चीज पे आओ कि सर ठीक है, अगर भिन्न के रूप में दे दिए तो भी कुछ नहीं करना, पहले भिन्न को सरल रूप में लिखो। 16 तिया 48, 48 और 2 50, 50/3% है। और आपने बताया था कि परसेंट की जगह हम क्या लिखते हैं, बटा 100, क्योंकि वो पर 100 होता है, उसका मतलब पर सेंट होता है। तो 50/3 इंटू 1/100 करेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/6। तो ये कितना हो गया हमारा, 1/6। पहली चीज आपको समझ आएगी, परसेंट अगर केवल एक अंक दे दे उसका परसेंट कैसे निकालना है। 8% 8/100, 7% 7/100, 3% 3/100, 3/2% तो 3/2 गुणा 1/100, ऐसे कर देना। अब पहला पॉइंट तो ये, चलो ये क्लियर हो गया, ठीक है सर। अब अगला देखो, अब परसेंट को नंबर के अंदर लेके आते हैं। 4 तरीके हैं इसके। जैसे पहली चीज, इसमें ना 4 चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मेजर 4 कॉन्सेप्ट कि सर अगर हमें कोई चीज परसेंटेज में दे रखी हो और उसको रियल वैल्यू में निकालना है, तो परसेंट का मान हमें निकलवाए, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। कोई मान दे रखा हो, कोई संख्या दे रखी हो, कोई वैल्यू दे रखी हो, उसको परसेंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है सर। जब सर हमें 1% की वैल्यू दे रखी हो तब हम 100% कैसे निकालेंगे। एक सर हमें परसेंटेज का परसेंटेज, उसका भी परसेंटेज निकलवाए तो कैसे निकालेंगे। तो पहले तो इन दो को पकड़ो, परसेंट से वैल्यू निकालना और वैल्यू से परसेंट निकालना। जैसे एक तो मैंने सादा अंक की बता दिया आपको कि सर 5% की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 5/100। मैंने बोला 6% की वैल्यू क्या है, आप क्या बोलोगे सर, 6/100। पहली चीज परसेंटेज का बेसिक आपका क्लियर हुआ। देखो बेसिक समझ हमें होनी चाहिए, टॉपिक हमें बताना क्या चाहता है, ठीक है। पहली चीज क्लियर। मैंने बोला 50 का 5%। अब यहां पर जब मैं 5% की बात करता हूं तो मैं पर 100 की बात करता हूं, भाई 5/100, कि भाई 5 की औकात 100 के लिए कितनी है, 5 की वैल्यू 100 के लिए कितनी है। लेकिन मैंने जब बोला ना कि 50 का 5%, इस शब्द का मतलब समझना पहले। 50 का 5% बोलने की मतलब मैं चाहता हूं कि सर 5 के लिए जो 100 की वैल्यू है ना, वो 50 के लिए किस अंक की होगी। समझ में आया। 50 का 5% का मतलब है कि 5 जो 100 के लिए डिजर्व करता है, कि 100 मेरे पास कोई चीज ले लूं, मैं 100 बिस्किट ले लूं, उनमें से 5 निकाल लूं, ऐसे कैसे ही उसी रेशो में अगर मैं उसको बांटू तो 50 के लिए कितने बिस्किट बटेंगे, मैं बोलूंगा 2.5 बटेंगे, क्योंकि 2.5 इंटू 50 करोगे तो भी 50 तक पहुंच जाएगा, 20, और इधर 5 को 20 से गुणा करोगे तो भी 100 तक पहुंच जाएगा। तो ऐसा अंक हमने क्या बोला सर, 20 आता है। क्यों, क्योंकि 5 का 20 से गुणा करोगे तो 100 आता है। इधर ये जो 2.5, सॉरी हाँ 2.5 आता है, 2.5 को 20 से गुणा करोगे तो भी कितना आ जाता है, 50। तो जो 5 की वैल्यू 100 के लिए है, वही 2.5 अंक की वैल्यू किसके लिए है, 50 के लिए। तो 50 का 5% का मतलब समझे आप, कि भाई जैसे मैं बोलूं 80 का 6% का मतलब क्या है, कि सर 6 की वैल्यू जो 100 के लिए है ना, वो कौन से अंक की वैल्यू होगी, 80 के लिए। अब समझ में आया आपको, ठीक है सर। पहली चीज तो आपने हमें क्लियर कर दी, ठीक है। अब एक एक की सर ठीक है, इनको निकालना तो बता दो। जैसे वो तो आपने गेस करके निकाल लिया, कि जैसे आपने बोला था कि भाई कोई भी अंक ले लो, 50 का 5% ही जैसे हमने निकाला था। आपने बोला था सर 5% का मतलब हुआ 5/100, मतलब 1/20, ठीक है। मतलब 100 के लिए जो 5 की वैल्यू आपने ये बोला, वैसे ही अब आप हमें बताओ 60 का 5% बता दो। चलो
5 की वैल्यू 100 के लिए जो है वो 60 के लिए किस अंक की है, तो मैं बोलूंगा 5 इंटू 20 100 हो रहा है ना, तो किस अंक को 5 से गुणा करूं कि 60 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 12, 12/60। तो ये भी इसके लिए, इसका मतलब है ये दोनों परसेंटेज रूप में बराबर है। अब 50 का 5% आपसे निकलवाए तो पहली चीज तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की बात यहां तक। अब सर पहले हमें वैल्यू निकालना सिखा दो आप। अब देखो जब भी आपसे परसेंटेज दे रखा हो और वैल्यू दे रखा हो, आपको कुछ नहीं करना, का की जगह लगाना है गुणा। और परसेंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया बटा 100, तो परसेंटेज की जगह क्या आ जाएगा इसमें, बटा 100 बस। तो 50 का 5% आपको निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, 50 का 5% डायरेक्ट निकालना है सर, ठीक है। तो मैं वो क्या बोलूंगा, 50 का की जगह क्या जाएगा, गुणा 5, ऐसे कैसे ही, वो परसेंटेज का मतलब आपने सिखाया था बटा 100, 1/100। तो 50 गुणा 5/100, तो 50 दूनी तो 5/2, ये वही 2.5 आया ना। इस 2.5 को जैसे अगर मैं 20 से गुणा करता हूं तो 50 आता है, वैसे कि वैसे अगर मैं 5 को 20 से गुणा करता हूं तो क्या आता है सर, तो मैं शब्द का मतलब समझाना चाह रहा हूं, वरना मैं आपको सीधा बता के आगे बढ़ जाता कि 50 का 5% कितना है, 50 को इसका की जगह गुणा लगाओ, परसेंटेज की जगह बटा 100 लगाओ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 50 का 5% का मतलब रियल में क्या है। आंसर निकालना जरूरी नहीं, पहले शब्द का मतलब समझना जरूरी है। तो मैंने आपको बोला कि जो वैल्यू 5 की 100 के लिए वो किस अंक की 50 के लिए होगी, पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी। परसेंटेज के आपके ना सारे दिमाग के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे सुलझ जाएंगे आज, ठीक है। ये आपको लोड नहीं लेना, आने वाले 2 घंटे के अंदर सारा परसेंटेज बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे। 80 का 6%, तो आप वापिस से अब कैलकुलेशन कर लो, अब आपके समझ में आ ही गया। 80 का 6% निकालना है सर, तो 80 की जगह 80, का की जगह गुणा, परसेंटेज की जगह बटा 100, 80 गुणा 6/100, तो ये 20 चौके 80, 20 पिंजो 100, तो ये कितना हो जाएगा, 4 छकी 24, सर 24/5 आया है। समझ में आया। मैं बोलूं, अब पहली चीज तो ये हो गई, किसी भी अंक का परसेंटेज अब आप निकाल सकते हो, ठीक है। मैं बोलूं 80 का 3%, 80 गुणा 3/100। मैं बोलूं 40 का 3%, 40 गुणा 3/100। मैं बोलूं 70 का 8%, 70 गुणा 8/100। का की जगह गुणा लगाना है, परसेंटेज की जगह बटा 100 लगाना है, पहला चीज तो क्लियर। दूसरे पे आ जाओ, आपसे पूछे 50 से 20% अधिक। अब जब आपसे ये पूछा ना 50 से 20% अधिक, तब आपको एक लाइन याद रखनी है, हमेशा नोट के रूप में लिखना, हर संख्या खुद में 100% होती है। क्या बोला मैंने स्टेटमेंट, हर संख्या खुद में 100% होती है, ठीक है। पहली चीज आपको क्लियर हुई कि सर ठीक है, हर संख्या खुद में कितनी है, 100% है, ठीक है। 50 से 20% ज्यादा पे जाना है, 50 खुद कितना है, 100%। अब 100 से 20% ज्यादा क्या हो जाएगा, 120%। तो ये 50 से 20% को अगर मैं रियल में लिखूं, आपको जैसे ये लिखा है 50 से 20% अधिक, इसको मैं इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन के फॉर्म में लिखूंगा, तो मैं बोलूंगा 50 खुद कितना है, 100%, और 20% ज्यादा मतलब ये कितना हो गया, अब 120%। तो 50 का 120% आपको निकालना पड़ेगा। समझ में आया। इसी का जैसे मैं बोलूं 60 से 30% ज्यादा, तो 60 खुद कितना है, हर अंक खुद में 100% होता है, तो 30% का मतलब हो जाए, ज्यादा का मतलब होता है 130। तो हम बोलेंगे 60 का 130% निकालना है सर हमें, और 60 का 130% हम निकालना जानते हैं, का की जगह गुणा, परसेंटेज की जगह बटा 100, तो 60 गुणा 30/100। समझ में आया आपको, फिर से समझो। हर चीज को ना आराम आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। पहली चीज ये कि वो आपके सबकॉन्शियस में सेट होनी चाहिए कि उस वर्ड का रियल मीन क्या है, वो वर्ड काम किस आएगा, ठीक है। 50 से 20% ज्यादा मैंने यहाँ पे बोला, तो मैंने क्या बोला है, जैसे ही ये दिखे कि 20% ज्यादा, 10% कम, 5% वृद्धि, 5% कमी, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे, यही एप्लीकेशन है जो क्वेश्चन में अप्लाई होगी। बाकी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लायक कुछ नहीं होता, मेन दिमाग उसी जगह लगाया जाता है जहां आप बेस समझ रहे हो उस चैप्टर का, ठीक है। अब देखो सर, मैंने बोला 50 से 20% ज्यादा था, तो 50 को खुद को 100% मानो, 20% ज्यादा का मतलब 120%। अब यहाँ पे कोई भी अंक रख लो। 60 से 45% ज्यादा, 60 खुद कितना है, 100%, 45% ज्यादा मतलब 145% निकालना है, तो 60 का 145% निकाल लो। मैंने बोला 30 से 5% ज्यादा, 30 खुद कितना होगा, 100%, क्योंकि हर संख्या खुद में कितनी होती है, 100%, ठीक है। तो 30 खुद 100% है, 5% ज्यादा निकालना, 30 का 105% निकाल लो। और सर जैसे ज्यादा का निकाला, क्या वैसे कम का निकाला जा सकता है, आराम से निकाल सकते हो। जैसे मैंने बोला
70 से 45% कम। 70 खुद कितना है 100%, 45% कम, तो 100 में से 45 गया तो कितना बचा 55। मतलब हम बोलेंगे सर 70 का 55% आपने निकलवाया। समझ में आया आपको? जैसे मैं बोलूं 50 से 20% कम, आप क्या बोलोगे 50 कितना है सर? हर संख्या खुद में 100% होती है, इससे 20% कम करेंगे तो कितना आएगा 80%। तो मैंने बोल दिया, इसका मतलब आप पूछ रहे हो 50 का 80% बता दो हमें। और ये तो आपने सिखाया, का की जगह गुणा लगाओ, परसेंटेज की जगह लगाओ बटा 100। तो 50 गुणा 80 बटा 100। समझ में आया? अब पहला चीज तो आपको ये क्लियर हो गई होगी। बेसिक टू एडवांस लेवल तक मैं आपको सारे ले चलूंगा, सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चंस तक परसेंटेज में आपको मैं लेके चलने की गारंटी दे रहा हूं। लेकिन आप पहले बेस ढंग से समझो, ठीक है? ताकि आपको वहां पे ना फिर दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अपने आप काम करेंगे, ठीक है? पहली चीज तो आपको सर ठीक है, ये चीज हमारी समझ में आ गई, किसी अंक का कितना परसेंट निकालना है, किसी से कितना परसेंट ज्यादा निकालना है। इस पैटर्न के क्वेश्चन मतलब जब जब परसेंटेज दे रखी हो तो वैल्यू निकाल। बस इसमें ये चीज ध्यान रखना है, परसेंट का मतलब होता है बटा 100, ठीक है? जहां भी परसेंट से कोई मान पूछे तो उसमें हमेशा बटा 100 होगा, ठीक है? और इसका ठीक उल्टा करूं कि जहां कोई मान दे रखा हो और परसेंट निकालनी हो तो गुणा 100 होगा। कि सर ये कैसे गुणा 100? हाँ, जब वैल्यू से परसेंटेज से वैल्यू आ रहे हो तो जब 100 को वटा किया है तो वैल्यू से परसेंट पे जाओगे तो 100 गुणा में जाएगा ये। अब कैसे जाएगा वो देखना है आप। अब देखो कैसे जाएगा, आ जाओ। 50 25 का कितने परसेंट है? अब यहां पर क्या तुलना आएगी, तो इसमें ना दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, का या से। ये दोनों क्या है? तुलनात्मक शब्द है। मतलब का से कि किससे? जैसे 50 25 का कितना परसेंट है पूछा, कि भैया किससे तुलना करनी है वो नीचे आ जाएगा। याद रखना, ये तो आपको पता चल गया कि जब आपको कोई वैल्यू दे रखी हो और परसेंट निकालनी हो तो 100 से गुणा करना है। पहली चीज तो आपने बता दी। दूसरी चीज और सुन लो इसमें ध्यान देने लायक, कि जिससे तुलना करेंगे वो नीचे आना है, ठीक है? ये लाइन याद रखना। मतलब 50 25 का कितने परसेंट है, तो 50 की तुलना किससे करी गई है? 25 से। समझ में आया? 50 की तुलना 25 से तो कैसे करना है? 50 की तुलना जिससे की है उसको तो नीचे लिखेंगे बटा 25। और सर कितने परसेंट है? अब सादा वैल्यू दे रखी है 50 और 25 का परसेंट में माल निकालना है तो गुणा 100। बस 25 दूनी 50, 2 × 100 200%। तभी तो बोल रहे हैं हर अंक अपने आप में कितना होता है 100%। तो ये भी तो इसका दुगना हो गया ना। जैसे 50 25 का दुगना है, वैसे ही इसका परसेंटेज भी 25 का दुगना होगा। समझ में आ गया आपको पहली चीज? ठीक है, आसान रखना है चीज को। लेकिन चक्कर क्या है, मैं इसको ज्यादा आसान भी रख देता शुरू से। मैं आपको डायरेक्ट बता के चलता कि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ये चीज होगी, लेकिन आपके मन में ना उससे रिलेटेड फंडे सेट होना जरूरी है। मैंने पहले भी आपको बताया था, मैथमेटिक्स ओनली सब्जेक्ट है जो सबकॉन्शियस माइंड से चलेगी। आप कॉन्शियसली पैटर्न देख के क्वेश्चन कर लो, उससे मैथ्स नहीं चलने वाली। जितना ज्यादा खुद को उलझाओगे इसमें, उतने ही ज्यादा इसके जो गहराई है उसमें से आपको मोती निकल निकल के मिलेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन, 20 125 का कितना परसेंट है? 20 की तुलना कर रही है, चल रही है 125 से। 125 के साथ ही तो आ रहा है ना का, तो 20 बटा 125 गुणा 100। बस, क्योंकि सर आपने बताया था जिससे तुलना कर रहे हैं तो 20 की तुलना 125 से कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं वो आएगा नीचे। और हमेशा जब परसेंटेज में मान निकालना है कि कितने परसेंट है, परसेंटेज पे जा रहे हैं वैल्यू से, तो गुणा 100 आएगा ही, ठीक है? परसेंट लिखी होती है और वैल्यू पे जाते तो बटा 100 आता। क्लियर? सीधी चीज है, ठीक है? अब यहीं से आपके ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं कि सर एग्जाम में किसी बच्चे के सर 400 नंबर आए हैं, किसमें से? 600 में से। कितने परसेंट मार्क्स आए हैं इसके? तो मैं क्या बोलूंगा कि 400 600 का कितना परसेंट है, क्योंकि पूर्णांक तो 600 है ना, कितने परसेंट है? तो आप क्या बोलोगे, सर आपने ही तो सिखाया था 400 की तुलना 600 से कर रहे हैं, गुणा 100 कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा कितना? दो जीरो से दो जीरो गई, दो दूनी चार, दो तिया छः। तो ये क्या जाएगा 100 × 2 200 बटा 3%। खत्म मामला। समझ में आया आपको? तो लगभग कितना आ जाएगा ये?
तीन छिकी 18, 0, 3 संते 21, तो लगभग 67% के लगभग इस बच्चे की बनने वाली है, 66 पॉइंट समथिंग। समझ में आया? अब आपको समझ में आया कि कोई चीज को परसेंट में कैसे निकालना है, ठीक है। तो इससे ही आपके वो एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं कि सर अब इसी को, अब स्कूल टाइम पे हमें फॉर्मूला बताया जाता था, प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणा 100, वो बताया जाता था ना आपको एक फॉर्मूला की कोई भी चीज की परसेंट निकालनी हो तो आप बोल लिखो प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणा 100। बाकी आपको क्या रखना है, जिसका पूछा जिससे तुलना की है वो नीचे और गुणा में 100, क्योंकि हम वैल्यू से परसेंटेज की तरफ जा रहे हैं। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसने, ठीक है, जैसे हम मैं बोलूं किसी बच्चे को एग्जाम में 600 पूर्णांक था, ठीक है, उसमें से 120 नंबर मिले, 120 मार्क्स, कितने परसेंट मार्क्स मिले? तो आपने बोला कि सर 600 पूर्णांक था, 600 से तुलना करनी पड़ेगी 120 की, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 120 बटा 600 गुणा 100, बस खत्म मामला। जिससे तुलना की है वो नीचे और गुणा में 100, बस इजी। और ये चीज क्या बता रही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 120 600 का कितने परसेंट है, ये आपको क्या बता रही है कि अगर यहाँ पे 100 होता तो वो वैल्यू कितनी आती। जैसे 120 600 का कितना परसेंट निकल के आया, 20%। ये बता रहा है कि हर 100 अंक पे इसको 20 अंक मिले, पहले 100 पे 20, दूसरे 100 पे 20, तीसरे 100 पे 20, ऐसे 6 बार करूं तो ये 120 ही होते हैं, और इधर ये हो जाता है 600। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे 120 600 का कितने परसेंट है, 50 25 का कितने परसेंट है, इसका मतलब यह है कि 50 25 का, जैसे हमारे पास हमें पता है 50% निकल के आया, इसका मतलब अगर ये 100 होता ना 50, तो ये 25 कितना होता, 50 होता है। तो किसी भी अंक की 100 से तुलना ही परसेंटेज में चलेगी पूरी, ठीक है। अब आ जाओ, ये हो गया आपका कंसेप्ट का खेल खत्म। अब क्वेश्चंस पे सीधे सीधे आ जाओ। सर 25 20 से कितने परसेंट ज्यादा है? अब तुलना करिए, हमें पता है 20 से, लेकिन कितने परसेंट ज्यादा पूछ लिया, तो सर 25 20 से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे सर 25 20 से 5 ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा हो गया काम। 5 की तुलना कर दो किससे, 20 से, तो क्या जाएगा 5 बटा 20, और क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज में वैल्यू, इसलिए गुणा 100, खत्म मामला। 20 25 से कितना परसेंट कम है? अब सर 20 25 से कितना कम है, 5 कम है, ठीक है। किससे तुलना कर रहे हैं, 25 से, जिससे कंपैरिजन की जाए, जिसके सापेक्ष पूछेगा वो नीचे आएगा, ठीक है। तो 20 को 25 से कितने परसेंट कम है, तो सब 25 से करिए ना तुलना, तो 5 बटा 25 गुणा 100, तो कितना जाएगा ये, 20%। समझ में आ गया आपका ये चीज क्लियर? 12 60 का कितने प्रतिशत है, तो वही 12 किससे तुलना करिए, 60 से, 12 बटा 60 गुणा 100। ये सारी चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हुई होगी। आसान है बहुत, सीधा और सबसे प्यारा चैप्टर है। क्या, परसेंटेज से वैल्यू निकालनी हो तो 50 का 5% निकालना, आपने बताया सर, का की जगह गुणा रखो, परसेंटेज की जगह बटा 100 रखो। 80 का 6%, वही का की जगह गुणा, परसेंटेज की जगह बटा 100 रखो। 50 से 20% ज्यादा, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन आपको बताई, हर संख्या खुद में 100% होती है, तो 50 खुद में 100% है, तो 20% ज्यादा मतलब 50 का 120%। 70 से 45% कम मतलब 70 खुद 100% है, 70 से 45% कम मतलब 100 से 45% कम मतलब 55, तो 70 का 55% निकालना है, सीधी बात। 50 25 का कितना परसेंट है, मैंने बताया, जिससे तुलना कर रहे हो वो नीचे, और चूंकि अब आपको वैल्यू परसेंट में निकालनी है, आपका आंसर ऑप्शन में परसेंटेज में होगा, कितने परसेंट ज्यादा है कितने परसेंट ये, तो गुणा 100 हमेशा चलेगा, तो हो जाएगा 50 बटा 25 गुणा 100। 20 25 का कितने परसेंट है, तो 20 की तुलना 125 से कर रहे हैं, तो 125 नीचे आ जाएगा, 20 बटा 125 गुणा 100। 20 25 25 20 से कितना ज्यादा है, तो पहले ये देख लो ना सर, ज्यादा कितना है, 5 ज्यादा है, तभी तो परसेंटेज निकालेंगे। अब कितने परसेंट ज्यादा है, तो 5 की तुलना कर दो 20 से गुणा 100। 20 25 से कितना परसेंट कम है, तो 20 25 से कितना कम है सर, 5 कम है, तो 5 की तुलना फिर किससे करनी है, अब 25 से करनी है, क्योंकि तुलना जिससे की जानी है वही तो आंसर आएगा। 12 60 का कितना प्रतिशत, सर 12 बटा 60 गुणा 100। समझ में आ गया? ठीक है सर। एक चीज आती है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड वैसे के वैसे ही सेम, एक का मान निकाल लो, कितने का दे रखा है, जैसे अपन हमेशा बोलते थे कि 10 पेन का मूल्य है 20 रुपए, ठीक है, 10 पेन का, 5 पेन का निकालना है,
हम क्या करते हैं सर, एक पेन कितने का है, तो आप लिखते थे कि सर इसमें इसका डिवाइड कर दो 20/10, तो ये पहले एक पेन का मूल्य आ जाएगा, एक पेन का। अब 5 का निकालना है आपको, तो 5 से गुणा कर दो, तो सर 5 पेन आएंगे 10 रुपए के। वो यूनिटरी मेथड है आपका। एक का जैसे 8% की वैल्यू अगर 50 है, 1% की वैल्यू क्या होगी सर, 50/8। और सर 100% की वैल्यू क्या होगी, 50/8 गुणा 100। समझ में आया? मैं बोलू 3% की वैल्यू है कितनी, 10, तो और आपसे पूछ ली उसने 40% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 3% की वैल्यू अगर 100 है, ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 100/3, और 40% की वैल्यू क्या होगी, 100/3 इंटू 40। ठीक है, समझ में आया? ये भी क्लियर, इसमें भी कोई डाउट नहीं है सर हमें। ये तो यूनिटरी मेथड है, मतलब एक का निकाल के आगे कैसे करना है, तो ये सबसे आसान चीज है। ठीक है, एक सर चेन परसेंट में इसको बोलता हूं कि किसी भी चीज का, जैसे 40 है, 40 का पहले 30% निकालो, मतलब ये अगर पूरा हिस्सा 40 है ना, तो इसका मान लो ये 30% हो गया, और ये पूरा हिस्सा है 40, 40 का 30%। अब जो 30% निकला ना, इसके अंदर पूछ रहा है इसका भी 12%, मतलब इसी के अंदर इसका 12% भाई हिस्सा, और उसके भी आगे पूछ ले इस 12% जो निकला उसका 5%, तो वो भी इसके अंदर और अंदर बनेगा। तो समझ में आया? 40 का 30% पहले निकालो। अब अलग अलग करते तो अपन क्या करते हैं सर, पहले 40 का 30% निकालो, वो जो निकला उसका फिर 12% निकालो, फिर वो जो निकला उसका फिर 5% निकालो। अब मैथ्स बोलती है कि यार इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, तुम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। इसको मैंने क्या बोला, पहले तो आप पहले की तरह करते हो, आप क्या बोलते हैं सर, 40 का पहले 30% मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 12%, इसी का ही तो 12% पूछ रहा है, तो 40 का 30% निकालो पहले, फिर जो वैल्यू निकलेगी, ये मान लो एक्स आई, तो उस एक्स का फिर 12% निकालो, उसका 12% आ जाएगा, फिर जो वैल्यू आएगी मान लो वाई आई, उसका भी फिर 5% निकालो। मैथ्स कहती है इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। फिर कैसे किया जाए सर, इसको सीधा आप लिखो, 40 का 30%, तो आप ऐसे कैसे ही का की जगह गुणा 30 से कर दिया, वो परसेंटेज मतलब होता है बटा 100, फिर वापिस का की जगह गुणा, फिर 12 परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100, फिर का की जगह गुणा 5 परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100। यही हमारा आंसर होगा इसका। समझ में आ गया? तो ये चारों मेथड आपके समझ में आए कि चार तरीके। पहले तो आपको परसेंटेज की वैल्यू निकाली सादा में, भिन्न के रूप में हमेशा याद रखना क्या करना है, वही लास्ट में परसेंट बटा परसेंटेज की जगह बटा 100 कर देना है, और 16 3 48 2 50/3 जैसे आया वैसे कैसे इसको निकाल लेना है। ठीक है, गुणा करके 1% की वैल्यू, ये भी सीधी है। परसेंटेज टू वैल्यू निकालना तो मैंने हमेशा बताया था कि जब परसेंटेज है वो किस में जाएगा, बटा में। ठीक है, परसेंटेज जाएगा 1/100 में, और का की जगह हमेशा क्या आएगा, गुणा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हो गए। दूसरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, हर संख्या खुद में कितनी है, 100%। 50 25 का कितने परसेंट है, वैल्यू से परसेंटेज निकालना हमने सीख ली आसानी से। यूनिटरी मेथड देख लिया हमने कि सर कोई परसेंट की वैल्यू दे रखी हो, फिर 1% की निकालो, फिर जितने की पूछ रही है उससे गुणा कर दो। ये भी आ गया। चेन परसेंट भी आ गया कि 70 का 20% का 30% का 40% का 50%, कितनी लंबी चेन हो गुणा करते जाओ, का की जगह गुणा, परसेंटेज की जगह बटा 100। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आ जाओ, अब दूसरा टाइप आता है इसमें क्वेश्चंस का। ये तो हो गया आपके कॉन्सेप्ट। अब कुछ नहीं करना, अब आपको केवल दिमाग लगाना है, क्वेश्चन समझना है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। पहले आते हैं तुलनात्मक टाइप। ठीक है, मैंने इसको लगभग 10 एक टाइप में बांटा है, इसमें आपका हर तरीके के क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ठीक है, इन 10 टाइप को आप बार बार सोल्व करके दिमाग में सेट कर लेना, फिर आप जो भी क्वेश्चन करने जाओगे आपसे कोई सा नहीं छूटेगा। यदि अमित की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, ठीक है, तो आपने बोला अमित की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो दीपक की ऊंचाई अमित से कितने परसेंट कम है। सर केवल 60% दिया है, अमित की ऊंचाई कि सर दीपक से इतनी ज्यादा है। याद रखना, जहां डाटा की कमी दिखे वहां हम क्या मानेंगे कि दीपक की ऊंचाई क्या है। तो पूरे परसेंट में एक चीज याद रखनी, जैसे अपन हमेशा से बचपन से एक्स मान के चलते हैं ना चीजों को, जब कोई चीज दी नहीं हो, एक का दूसरे से कंपैरिजन नहीं, दे दिया, लेकिन एक जो चीज है जिससे कंपैरिजन दिया है वो तो दिया ही नहीं, तो उसको मान लिया 100। ठीक है सर, तो दीपक की ऊंचाई हमने कितनी मान ली, 100। अब अमित की कितनी हो गई, दीपक से 60% ज्यादा, तो 100 से 60% ज्यादा कितना हो जाएगा, 160%। सही है ना सर, 100 के लिए तो 60% की वैल्यू 60 ही है ना, तो 160 हो गया। ठीक है, तो अमित कितना हो गया, 160। ठीक है, दीपक की ऊंचाई अमित से कितने परसेंट कम है,
ये दीपक है, इसकी ऊंचाई अमित से कितने परसेंट कम है? तो पहले तो ये देखो कितना कम है सर, 60 कम है। किससे तुलना करवाइए? अमित से। तो अमित की कितनी है? 160। तो दीपक की लिखी, तुलना किससे कराई? अमित से 160। और आपने हमेशा बताया जब परसेंटेज कितने परसेंट में पूछा है, कितने परसेंट कम है, तो हमेशा गुणा 100। खत्म। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? दीपक की ऊंचाई अमित से कितने परसेंट कम है? तो पहले तो ये देखो कितनी कम है, मान में इतनी कम है। किससे कम है? अमित से कम है। अमित कितना है? 160। दीपक कितना है? 60। तो 60 की तुलना 160 से कर दी और परसेंटेज में वैल्यू पूछी है तो गुणा 100 कर दिया। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अगला देखो, ए की आय बी से 20% कम है। अब ए की तुलना बी से कर दी, लेकिन ए तो दिया नहीं, तो ए को क्या मानोगे? 100। तो ए को तो माना हमने 100। ठीक है सर, बी से 20% कम है, ठीक है, सॉरी बी से तुलना करिए ना, तो बी को मानना पड़ेगा हमें 100। ठीक है, क्योंकि ए की आय बी से 20% कम है, तो बी कितना है? 100। ए कितना है? बी से 20% कम मतलब 80। पहली चीज तो यह समझ में आ गई। बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक होगी? तो पहले तो ये देखो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक होगी। बी की आय ए से कितनी ज्यादा है? 20 ज्यादा है। किससे? ए से। और परसेंट पूछा है मतलब गुणा 100, तो 20 ज्यादा है ना। किससे तुलना कराइए? ए से। ए की कितनी है? 80। तो गुणा परसेंटेज में पूछा है इसलिए गुणा 100। समझ में आया? जिससे तुलना कराइए से किससे कितनी ज्यादा है, किससे कितनी कम है। कम वाले क्वेश्चन ही बन सकते हैं, डायमेंशंस कितनी भी खोल लो, कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है। ठीक है, तो जिससे तुलना कम कितनी है पहले ये निकालना है ना, कैसे भी करके। कम है 20, तुलना कराइए किससे? ए के से। ए कितना है? 80, गुणा 100 कर दिया बस, सीधा। तो टाइप 2 आपको समझ में आ गया होगा, तुलना करवाने के क्वेश्चन, इनको आप कभी नहीं छोड़ोगे। एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है, अब उसकी खपत कितनी परसेंट कम की जाए कि खर्च वही रहे। ठीक है, अब पहले इस चीज को समझना कि भाव में 20% की वृद्धि, पहली चीज होता है कि खर्च है ना, खर्च खर्च वृद्धि से भी बढ़ता है कि भाई उस चीज के भाव बढ़ते जाएं, और उसकी खपत, खपत से कंजप्शन ज्यादा खाओगे तो ज्यादा बढ़ेगी, मतलब दोनों में बढ़ेगा। तो पहले मैं बोलूं वस्तु का भाव था 100, ठीक है, वृद्धि हुई कितना हो गया? 20% से 120। ये बोल रहा है ये 120% हो गया, अब उस खपत को कम करो, मतलब एक तरीके से वृद्धि को कम करना है कि खर्च वही रहे। खर्च वापस किस पे लेके जाना है? 100 पे। तो 120 से वापस 100 पे जाना है। समझना इस क्वेश्चन को कि किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि हुई, वस्तु कितने की मानी? 100 की। 100 से हम 120 पे पहुंच गए। ये किस वजह से हुआ? क्योंकि प्राइस बढ़ा 20%। ठीक है सर, ये बोल रहा है वापिस इसको यहां पे लेके जाना है कि खर्चा हमारा सेम रहना चाहिए, खपत कम कर दो। खपत कम करेंगे तो वापिस 100 पे जाएगा, इसका मतलब है कितना कम होगा? 20 कम करना है। ठीक है सर, कितना परसेंट कम करना है? और अब कहां से जा रहे हैं हम? 120 से, तो 20 की तुलना किससे की जा रही है? 120 से, और परसेंट है पूछा है तो गुणा 100। परेशानी की बात नहीं, अगले क्वेश्चन में आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। किसी कारखाने में श्रमिकों की वजह से उत्पादन में 25% कमी आ गई। उत्पादन पहला कितना था? प्रोडक्शन 100, अब कितना हो गया? 75। ठीक है सर, उत्पादन 100 था, उत्पादन कितना हो गया? 75 हो गया। ये चीज आपको क्लियर कर दी। ठीक है, कार्य अवधि, अब याद रखना उत्पादन श्रमिक का हो, भले कि जितने ज्यादा श्रमिक लगाओ या फिर कम श्रमिक लगाए तो कार्य अवधि बढ़ा दो। तो इसने ये बोला कि यहां से यहां तक हम आ गए, हमें वापस 100 पे जाना है, तो मैं बोलूंगा आपको 25 बढ़ाना पड़ेगा। अब ये बोल दिया आपने सर 25 तो बढ़ाना पड़ेगा, किससे तुलना की जाए कि सर कमी आ गई ना, अब यहीं से तो वापस जाना है, क्योंकि यहाँ पे 75 पे हम आ गए, वापस 75 से 100 पे जाना है, तो 25 बढ़ाना है। लेकिन 25 की तुलना किससे करिए, कहां से जाना है, किसके सापेक्ष? 75 से। तो 25 बटा 75 गुणा 100। समझ में आ गया आपको? जहां से 100 से हम 75 पे आ गए, वापिस बोल रहा है 75 से 100 जाओ, तो 75 से तुलना की किससे की जा रही है? 75 से। तो 25 बटा 75 गुणा 100। इसमें 120 से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि 100 से 120 आ गए, अब 120 से वापस 100 जाना है, तो 20 की तुलना 120 से, कि सर वापस इतना परसेंट कम करना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको इक्वेशन? ठीक है, ये टाइप। अब इसमें ना एक टाइप और खुलता है, जैसे मैंने बोला किसी वस्तु की कीमत में 20% वृद्धि होने पर खपत कितनी कम करें कि खर्च वही रहे। ठीक है, मतलब वापस वही चीज, वस्तु की कीमत 100 मान लो, वृद्धि हो गई 120 बन गई। ठीक है, इस 120 से वापस कहां जाना है हमें? 100 पर, तो मतलब 20 कम करना है।
किस में से कम करना है? 120 में से। तो 20 बटा 120 गुणा, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है सर, पहले का आंसर तो ये है कि खर्च अपरिवर्तित रहा, खर्च वापस 100 करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 लिखा। ठीक है, दूसरे में आपने बोला कि ठीक है सर, वृद्धि 100 से कितनी हो गई? 120 हो गई। ठीक है, क्वेश्चन तो यही है, लेकिन खर्च 12% बढ़े। अब पहले खर्च ये था 100, खर्च 100 से 120 हो गया, ये बोल रहा है सर 12% ही बढ़ना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, इस 100 को कितना कर दिया मैंने? 12% बढ़ा के 112। ठीक है, मतलब अब 120 से केवल कितना जाना है? 112। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 8 का। किससे, किस में से कम किया है? 120 से जाना है ना, इसलिए 120 से तुलना की जा रही है, गुणा 100। इसने बोला खर्च 2% कम हो जाए, तीसरा देख लो, 100 से 120 गए, वही वृद्धि हुई। क्वेश्चन तो पहला वही है। ठीक है, ये बोल रहा है खर्च, ये जो खर्च है ये अभी 100% है। ठीक है, अब ये कितना कम हो जाए? 2% कम हो जाए, मतलब खर्च रह जाना चाहिए 98। तो अब हम क्या करेंगे? 120 से कहां जाएंगे? 98 पर। समझ में आया? जो क्वेश्चन ने, क्वेश्चन बोलता खर्च परिवर्तित रहे तो डायरेक्ट 100 का 100 रहता, खर्च 12% बढ़ाया तो 12 बढ़ा दिया, खर्च 2% कम किया तो 2% कम कर दिया। अब 120 में से 98 पे वापस जाना है, तो सर 22 आगे आ गए ना हम, तो 22 का अंतर बढ़ गया। अब 22 कम करना है किससे? 120 से। अब खर्च 120 से और 120 से 98 में जाना है, तो सर 22 की तुलना और किससे कम किया है? 120 से। 120 गुणा 22 की तुलना 120 से कर दी और गुणा परसेंटेज में पूछा है इसलिए गुणा 100। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अगला खर्च 5% बढ़े, देख लो सर चौथा। 100 से हम वापस कहां जा रहे हैं? 120। ठीक है सर, ये तो आपने बोल दिया, लेकिन खर्च अब कितना परसेंट बढ़े? 5% बढ़े, मतलब 100 से 105 तक आ जाए। तो 120 और 105 में कितने का डिफरेंस? 15। ठीक है, कि भाई 120 को 15 कम करना है, लेकिन 15 120 का कितना परसेंट होगा? तो 15 बटा 120 गुणा 100। तो जिससे तुलना की है वो नीचे। समझ में आया कि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई। अब वृद्धि होके जो आया, जैसे 100 से 120 आया, अब इस 120 का कितना परसेंट कम करूं कि खर्चे परिवर्तित हो जाए? इस 120 का कितना परसेंट कम करूं कि खर्च 12% ही बढ़े, मतलब 112 पे आए? कितना परसेंट कम करूं कि खर्च 2% कम हो जाए, मतलब 98% पे आ जाए 120 से? कितना परसेंट कम करूं कि खर्च 95 पे आ जाए? तो किससे कर रहे हैं? 120 से। तो परसेंटेज निकालनी है इसमें 120 की, 120 से तुलना करनी है, जिससे तुलना की जाएगी वो नीचे आएगा, जिसके सापेक्ष पूछेगा वो नीचे आएगा। समझ में आया आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से? ठीक है सर, आसान चीज थी। अगला देखो, मिश्रण वाले क्वेश्चन। इनको मैंने आपको रेशो में भी बताया था, ये रेशो की टेक्निक से भी सोल्व होते हैं, इनको यहाँ पे परसेंटेज से निकाल के भी करते हैं। ठीक है, जैसे रेशो से कैसे होते हैं कि सर 9 है, कोई चीज आपको 3:2 में दे रखी है। ठीक है, अब आप इसको बांटते थे ना 9 लीटर से कि 3 वाले लीटर की वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू अलग निकाल लो, निकालते थे। ठीक है, वैसे के वैसे इसको क्या करते थे अपन, 3 और 2 को पूरा रेशो मान के 5, कि सर 5 रेशो की वैल्यू 9 है, तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/5 इंटू 3, 27/5। 2 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/5 इंटू 2। तो ऐसे करके इनका अलग अलग मान निकालते थे, सेम परसेंटेज में फॉलो होगा। अब वो कैसे होगा वो देख लो, पहले परसेंटेज के तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, 9 लीटर की टंकी है, जिसमें क्या है? एसिड और पानी। पहली चीज, 9 लीटर की टंकी है तो उसमें क्या है सर? एसिड भी है, पानी भी है। ठीक है सर, 9 लीटर की टंकी की 50% एसिडिक टंकी को 30% एसिडिक बनाना है, तो पहली टंकी यह है। ठीक है, 9 लीटर की है, इसमें क्या है? 50% तो क्या है सर? एसिड। ठीक है, और 50% ही क्या बचा? 100% होता है ना टोटल, 50% बचा वाटर। इसने बोला अब जो नई टंकी बनेगी ना, उसमें एसिड हो जाना चाहिए 30% उसका। मैं आपको वाटर भी नहीं बताऊंगा कितना है, मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा नई टंकी कितने की है। ठीक है, यह इसने बोला। अब हम एक चीज समझे कि सर ठीक है, इसने बोला कितना पानी लगेगा, मतलब नई टंकी में केवल क्या एक्स्ट्रा डाला है? वाटर। मतलब सर एसिड सेम है, तो हमें ये निकाल सकते हो ना कि 9 लीटर का 50% एसिड है, तो 9 का 50% क्या होगा? अब डायरेक्टली अपन देखें तो 4.5 होगा, लेकिन गणितीय भाषा में निकाले कि सर 9 इंटू 50, 9 का 50% परसेंटेज मतलब बटा 100, तो 9 इंटू 50 बटा 100। ठीक है, तो ये कितनी बार आ जाएगा? 5 दूनी 10, 2 4.5। ठीक है सर,
4.5 लीटर क्या है एसिड। तो जो फिक्स है ना उसको बराबर करना है। एसिड कितना आ गया सर 4.5 लीटर, समझ में आया 4.5 लीटर। ठीक है सर, एसिड अब भी सेम है 30% है, तो सर 30% की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 4.5 लीटर, समझ में आया। अब मुझे क्या निकालना है, इसमें वाटर कितना है 70%, ठीक है। अब मुझे ये अंक दे रखा है ना 9 लीटर, ठीक है। अब टंकी में कितना एक्स्ट्रा होगा, 30% की वैल्यू जब 4.5 लीटर है तो ये भी अपने आप में 100% है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 4.5/30 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा ये 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ठीक है 0.3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 30/2 10.5 लीटर, ठीक है। ये कितना निकल गया, इसको इधर से काट लो नहीं तो, ठीक है। 45 100 या 303, तो ये कितना आ जाएगा सर 10.5 लीटर, समझ में आया। 30 लीटर की 30% की वैल्यू 4.5 लीटर है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10.5%, ठीक है। ये चीज हमारे समझ में आ गई सर, ठीक है। आपने बोला ये 9 लीटर है, सर 30% की वैल्यू कितनी आई है हमारे 4.5 लीटर, ठीक है सर। तो सर 1% कितना आएगा 4.5/30, ठीक है सर। सर 100% कितना आ जाएगा, मैं बोलूंगा 4.5/30 गुणा, तो कोई डाउट इस चीज में नहीं है सर। इस दशमलव को हटा दो, इधर 100 बढ़ा दो, 2 जीरो से गई 2 जीरो, 3 का भाग 45 में 15 बार, मतलब सर अब कितनी हो गई, ये 9 लीटर थी तो ये अब हो गई 15 लीटर की, मतलब 6 लीटर एक्स्ट्रा आ गया। और केवल एक्स्ट्रा क्या डाला था वाटर, तो यहां से वाटर कितना आ गया 6 लीटर। कोई डाउट आपको। अब इसमें ना बोर्ड पे करने में थोड़ा सा ऐसे बड़ा बड़ा सा हो गया, बाकी कितना छोटा क्वेश्चन है आप फिर से समझो। आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये क्या करके रख दिया, हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, ठीक है। 9 लीटर की टंकी थी सर, ठीक है। उसमें क्या था सर एसिड प्लस वाटर, एसिड कितना था सर 50%, वाटर आपने दिया नहीं लेकिन हम अपने आप समझ गए वाटर भी कितना है 50%। नई टंकी है उसमें एसिड कितना है सर 30%, ठीक है। अब इसमें ऑटोमेटिकली वाटर कितना बचेगा 70%, खैर वाटर से अब लेना देना नहीं है। ये 9 लीटर की थी, अब ये कितने लीटर की हो जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा डाला है हमने, बोला कितना पानी और लगेगा, पानी ही ओनली एक्स्ट्रा डाला है हमने, वाटर ही एक्स्ट्रा डाला है, ठीक है सर। जब मैं बोलूँ तुमसे कि भैया इसका 9 का जो 50% है वो ये जो टंकी जितने की है उसके 30% के बराबर है ना, क्योंकि एसिड तो दोनों बार सेम ही रहा, एक्स्ट्रा में डाला तो पानी डाला है मैंने, समझ में आया। एसिड मेरा सेम था दोनों में, मैंने एक्स्ट्रा में केवल पानी डाला था। आप बोलोगे 9 का 50% कितना है सर 4.5 लीटर, ठीक है। आपने हमें परसेंट निकालना सिखा रखा है, तो 9 का 50% 4.5 लीटर है, मतलब एसिड तो है मेरा कितना 4.5 लीटर। तो इसको या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ पे आपको वाटर का निकालना पड़ेगा वैल्यू वापस। दो तरीके हैं, देख लो कैसे। वाटर का भी कितना आएगा 50% है, मतलब 9 का 4.5 लीटर, यहाँ पे 30% की वैल्यू आ गई, या तो आप पूरी टंकी का निकाल लो, ठीक है। जिससे आपको पता चलेगा टंकी में एक्स्ट्रा कितना आया, टंकी का कितना निकलेगा 15 लीटर, मतलब 6 लीटर वाटर एक्स्ट्रा आया। या फिर आप वाटर का निकाल लो कि इसका 70% कितना होगा, तो 30% की वैल्यू जब 4.5 लीटर है तो 70% की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/4.5 गुणा 70, समझ में आया आपको। कुछ नहीं किया मैंने, इसको ऊपर ले गए, ठीक है। तो 70 × 300 कर लो बटा 45 कर लो, ठीक है। तो सर इसका मतलब आपने हमें बताया कि ये 9 लीटर आया, ये 15 लीटर आया, तो 6 लीटर, ये 4.5 आया, ये कितना आया 10 10.5 लीटर, मतलब पानी कितना एक्स्ट्रा लगा, इधर से निकालूंगा तो भी 6 लीटर, इधर से निकालूंगा तो भी 6 लीटर। तो मेरे पास तो दोनों तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, मैं कैसे भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। अगला देख लो भले दूसरा क्वेश्चन, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने बोला 400 ग्राम पानी के घोल में 30% नमक है, इसमें कितना पानी और मिलाएं कि नमक की मात्रा 44% हो जाए, ठीक है। 400 ग्राम पानी प्लस नमक के घोल में 30% नमक है, इसमें कितना पानी नहीं नमक मिलाएं, तभी तो बढ़ेगी। नमक और मिलाएं कि सर नमक की मात्रा 44% हो जाए।
मैंने बोला घोल कितने का है, आपने बोला सर 400 ग्राम का, ठीक है। इसमें क्या है, नमक, सोल्ट और वाटर। सोल्ट कितना है सर अभी, 30%, ठीक है। वाटर कितना बचा, 70%, छोड़ो उसको, ठीक है। ये चीज हमारी क्लियर होगी। दूसरा केस आपने बनाया, उसमें आपने ये नहीं बताया कितने का है टोटल, ठीक है। इसमें आपने केवल ये बताया कि नमक की मात्रा 44% होनी चाहिए, सोल्ट कितना हो जाना चाहिए, 44%, ठीक है। तो वाटर कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली, 56%, ठीक है। लेकिन आपने बोला कि बाद में नमक डाल रहे हो आप, केवल वाटर नहीं डाल रहे, अभी पानी कितना है, 70%। तो 400 का 70% निकालो, वही पानी इधर रहेगा ना, ठीक है। तो 400 का 70% क्या होगा, 400 गुणा 70/100, 400 का 70% सर मेरा ये निकल गया, ठीक है। अब इसको निकाल लो आप, 100 चौक के 400, ठीक है, 70 चक के 280 ग्राम। तो पानी कितना है इस बार, 280 ग्राम, ठीक है। पानी 280 है, तो नमक कितना बचा 400 में से, 120 ग्राम। अब नमक कितना ऐड किया है वो निकालना है। पानी अभी 280 है, मतलब पानी अभी भी 280, 56% की वैल्यू कितनी है, 280। तो 44% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं बोलूंगा सर 56% की वैल्यू 280 है, तो 44% की आ जाएगी सर 280/56 इंटू 44। कुछ नहीं करना सर, अब 56 का भाग 280 में दे दो, 5 बार जा रहा है, 44 पिंजो, 40 पिंजो 200, 4 पिंजो 20, तो कितना आ गया, 220। कोई डाउट, 56 को 280 से काटा, 50 पिंजो 250, 6 पिंजो के 30, तो 5 बार कटा 280, और 44 इंटू 5, 220 ग्राम। पहले पानी कितना था, 120 ग्राम, अब पानी कितना हो गया, 220 ग्राम। पानी कितना एक्स्ट्रा बढ़ा, 10 ग्राम, सॉरी नमक, नमक पहले 120 ग्राम था, अब हो गया 220 ग्राम, तो नमक कितना बढ़ गया सर, लगभग 100 ग्राम। तो मैंने बोला 100 ग्राम नमक और डाल दो। कोई डाउट इस टाइप के क्वेश्चन में, आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। इसको आप चाहो तो मैं एक बार और बताऊं इस क्वेश्चन को ही दोबारा, ठीक है। उससे क्या होगा, जितनी बार आप सेम क्वेश्चन को करोगे उतनी बार ना वो कॉन्सेप्ट ढंग से आपके दिमाग में सेट होता जाएगा, फिर आपको उसको याद करना नहीं पड़ेगा कि आप जबरदस्ती कॉन्सेप्ट के तरीके रटने में बैठ जाओ, ठीक है। वही पैटर्न, 400 ग्राम का पानी का घोल, पानी का घोल कितने ग्राम का, 400 ग्राम का, ठीक है। नमक कितना है, 30 पर। मैंने बोला ऐसे सवालों में ना एक लाइन लिख लेना, जो फिक्स हो उसको देखें, बस देखें। इसमें क्या है, 400 ग्राम है, इसमें सोल्ट कितना है, 30%, वाटर कितना रह जाएगा, 100% होती है ना कोई भी चीज, तो 70% रह जाएगा। अगला आया, इसमें सोल्ट कितना है, 44% करना है, ठीक है। वाटर कितना बचा, 56% करना है। तो यही तो पूछ रहा है कि पहले वाटर 70% था, अब 56% हो गया, लेकिन इस सोल्ट की मैंने वैल्यू दे रखी है आपको, कितना नमक और मिलाएं कि 44% रह जाए, ठीक है। 400 का 30% निकालना है, 400 का 30% निकाला हमने, ठीक है। तो कितना आया था, 120, ठीक है। 400 का 70% निकाला था तो 180, तो पहले इसमें निकाल लिया कि सर 120 और 120 ही आया था ना, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, 280, 280 ग्राम पानी था। मैंने बोला पानी अभी भी सेम है, क्योंकि एक्स्ट्रा में आपने क्या और ऐड किया है, ओनली नमक, नमक ऐड किया है ना सर एक्स्ट्रा में, तो नमक ऐड किया है, पानी सेम है। तो जब 70% की वैल्यू इधर 280 है, तो इधर भी 56% की वैल्यू क्या होगी, 280, क्योंकि पानी तो वही है। तो पानी अभी भी 220, 280 क्या है, आ, ग्राम मान लो, ये वैसे लिक्विड है तो लीटर मानना, मिली लीटर मानना ज़्यादा सही रहेगा इसको, ठीक है सर। 280 है, ठीक है सर। सर जब 56% की वैल्यू 280 तो 44% की वैल्यू क्या होगी, 280/56 गुणा 44, सीधी बात है। और अब ये कितना आया सर, ये आया मेरा सर 220 ग्राम। अब सर 220 120 से कितना ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा ओनली 100 ग्राम ऐड करना है, बस यही कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में। अब समझ में आ गया आपको मैंने क्या बोला, ठीक है। आगे पे बढ़ते हैं। किसी चुनाव में, अब अगले आते हैं इलेक्शन क्वेश्चन बोलते हैं इनको, ठीक है। वो मिश्रण वाले हो गए, इलेक्शन टाइप। इसमें भी कुछ नहीं, 1% की वैल्यू मिश्रण वाला था, उसमें भी तो क्या किया लास्ट में, जितने परसेंट की जो चीज दे रखी है उस हिंट को पकड़ा, उसके जैसी 1% की वैल्यू निकाली और जिसकी पूछी उससे गुणा कर दिया। वो इससे ज्यादा इजी क्या होगा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे सर, पहला उम्मीदवार, ठीक है,
जीतने वाला 54% मत प्राप्त करके 640 मतों से जीत गया। मतलब जीतने वाले को मत कितने मिले हैं? 54%। ठीक है सर, यहां से ये भी निकाल लो क्या, तो आती दो ही तो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, हारने वाले को कितने मिलेंगे? लूजर को। मैंने बोला 46%, 100 में से 54 गया तो 46 इसको मिले। ठीक है सर, इसने बोला जीतने वाला 640 मतों से जीता, तो इसका जो विनिंग का जीतने वाला है ना, कितने मतों से एक्स्ट्रा से जीता? 640 वोट से। और जो परसेंट में देखूं तो कितने परसेंट ज्यादा से जीता है? 8% ज्यादा से। अरे सर मजा आ गया, 8% की वैल्यू पता चल गई। जैसे आपने रेशो में सिखाया था कि एक रेशो की वैल्यू मुझे ढूंढनी है, ऐसे ही मुझे 1% की वैल्यू ढूंढनी है ओनली। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 640/8। अब पूछो, जिसकी पूछोगे ना मैं उससे गुणा कर दूंगा। कुल कितने वोट डाले गए? कुल वोट माने मैंने 100%, तभी तो मैंने बोला 54% इसको और 46% इसको। तो सर 100% पूछ रहे हो तो 100 से गुणा कर दिया, ये लो 100% की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ नहीं किया मैंने हिंट पकड़ा कि 54% मत प्राप्त हुए, 640 मतों से जीता। कुल कितने वोट डाले गए? मैंने बोला जीतने वाले ने 54 जीते, हारने वाले ने 46% वोट मिले। जिसने बोला दोनों के मतों का अंतर कितना है? 640, मतलब 640 से जीता है ना। ठीक है सर, तो परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? 8%। 1%, 8% को 640 के बराबर रख दिया, इससे 1% आ गया। टोटल वोट डले 100%, 100% की मैंने वैल्यू निकाल ली। कोई डाउट? सेम पैटर्न फॉलो करना। एक चुनाव में 20% मत अभेद हो गए। अब यहां पे क्या मिक्स हो गया कॉन्सेप्ट? पहला चेन परसेंट वाला, ठीक है, और उसके बाद वापिस सेम कंडीशन रहेगी। एक चुनाव में 20% मत अवैध हो गए। ठीक है सर, 20% तो अवैध हो गए। ओके, इस चुनाव में वैध मतों में से एक को 70% मत प्राप्त हुए। ठीक है, जीतने वाले एक को कितने हुए? 70। हारने वाले को कितने होंगे? 30%। ये यहीं से मैंने निकाल के रख लिया। ठीक है सर, हारने वाला 2880 मतों से हार गया। मतलब सर ये 70 और 30 क्या है, इसका जो डिफरेंस है वो कितना आया सर? 40%। और इसी की वैल्यू दे रखी कि हारने वाला 2880 से हार गया, इनका अंतर। सर 40% की वैल्यू मुझे पता है। ठीक है, पता है ना, और मेरे को निकालना है कि भाई ठीक है 20% मत अवैध हो चुके हैं, तो वोट ओवरऑल कितने डले हैं? कि सर एक्स का जो 20% है ना वो तो अवैध हो गया। ठीक है, उसका कितना परसेंट की वैल्यू दे रखी है अब मुझे इसमें से, मतलब ये तो वोट डाले गए, एक्स का 20% अवैध हो गया तो वोट कितने डले? 80%। पहली चीज तो ये, क्या बोला मैंने, ध्यान से दोबारा सुन लेना। 20% मत अवैध हो गए तो उनको तो हटा दो, वोट डले कितने टोटल? फिर 80% वैध डले, तो 80% वोटिंग हुई। ठीक है सर, तो मैंने बोला एक्स डले टोटल, ये मान के चल रहे हैं हम, एक्स का 80%। ठीक है, ये तो वोट डले। इसके क्या बोला, इसके 40% की वैल्यू मेरे पास है कितनी? 2880। ये जो वोट डले ना इनको मैंने जब 100 माना, इसके भी 40% की, तो मतलब सर इसके 40% और इसकी वैल्यू कितनी है? 2880। और ये मेरे क्या जाएंगे यहाँ से टोटल वोट, मतलब x गुणा 80/100 गुणा 40/100 बराबर 2880। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वही मेरा क्या होगा सर? टोटल वोट का आंसर। इनको इधर ले जाना, गुणा कर लेना, गुणा जोड़ बाकी आपसे आती है, यहाँ से आपकी वोट की वैल्यू निकल आएगी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ, सेम क्वेश्चन था। ऐसा डायरेक्ट होता तो मैं क्या बोलता, अगर इसमें ये अभेद नहीं होता ना तो मैं क्या बोलता सर 40% की वैल्यू जब 2880 है तो मैं 100% की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे टोटल कितने वोट डले वो आ जाएंगे। लेकिन इसमें बोला कि 20% तो अवैध हो गए, तो वहीं से ये जो 80% है ना इसके अंदर से इस 80 का, मतलब 100 से तो अपन आए 80 पे कि 80% वोट डले, इस 80 से 70% का डिफरेंस आया। जीतने वाले ने कितने जीते? 70। हारने वाले ने जीते 30। डिफरेंस कितने का आया? 40 का। और ये 40% की वैल्यू दे रखी है मुझे 2880। और यहां से मुझे वापस यहां पे पहुंचना है, इस 100% की वैल्यू कितनी है। तो मैंने ये फंडा अपनाया, मैंने बोला अपन मान लेते हैं इसको x, तो x का 80%। अब यहां से वापस चलो, फिर अपन को दे रखी है 40% की वैल्यू, तो इसका 40% और उस 40% की वैल्यू निकाल के टोटल x की वैल्यू आ गई। कोई डाउट आपको? कोई भी डाउट नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाए उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। इनमें कुछ नहीं, इसमें एक कॉन्सेप्ट और लगता है, कैसे? ये वेन डायग्राम बनाना सीख लो। ठीक है, कि कोई तीन दोस्त हैं,
तीनों के पास एक एक, अब एक पार्ट अगर इनका कॉमन आ गया तो इसके पास भी कितने पार्ट, दो पार्ट, इसके पास भी कितने पार्ट, दो पार्ट, लेकिन ये बीच का पार्ट दोनों में क्या है, कॉमन। ये चीज आपको वेन डायग्राम सीखना है। इसको अपन जब स्कूल में पढ़ते थे तो वो लिखते थे सर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, टोटल कितने पार्ट, इस टाइप के अपन मैथमेटिकल लैंग्वेज में करते थे स्कूल में, आपको याद हो तो। बट वो सब चीजें आपके यहाँ पे काम नहीं आएंगी, बस आपको हल्का सा वेन डायग्राम समझना है कि आपके यूज क्या है कॉमन चीज को हटाने के लिए। कैसे, किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, ठीक है सर, तो संस्कृत वाले छात्र 30%, ओके। 25% छात्र अंग्रेजी में, इंग्लिश वाले छात्र 25%, ठीक है सर। फेल हो गए, मतलब टोटल कितने परसेंट, अब सुनो आप, यदि दोनों विषयों में 10% फेल हुए, बोध दोनों में कितने हुए, 10% फेल, ठीक है, तो दोनों में से कितने परसेंट पास हुए, तो पास कितने बचे, 100% बच्चे थे, 30% संस्कृत में, 25% इंग्लिश में, उसके बाद दोनों में 10%। लेकिन सर अब देखो यहां पर बिजली चमकाओ, कैसे, 10% सर दोनों में फेल हुए, इसका मतलब वो इसमें भी आ गए, वो इसमें भी आ गए, क्योंकि जब मैंने बोला संस्कृत में फेल हुए उसमें ये 10% ऑलरेडी इंक्लूड था, क्योंकि वो संस्कृत में भी तो फेल हो ही चुका है, इसलिए तो मैंने ये बोला कि इन दोनों में से ना, ये दोनों में से ही 10% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुआ है, इसका मतलब सर ओवरऑल फेल एक में हुआ हो, दो में हुआ हो, फेल फेल होता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कितने परसेंट फेल होंगे सर, 30% संस्कृत में, 25% इंग्लिश में, और जो 10 दोनों में एक्स्ट्रा आपने लिखे ना, उस 10 को इसमें से आपको घटाना पड़ेगा, तभी तो फेल आएंगे टोटल। तो आपने बोले सर कितने हुए, 30 और 25, 55 माइनस 10, 45% बच्चे ओवरऑल हुए हैं फेल। अब समझ में आया आपको, 30% संस्कृत में हो गए थे, 25% इंग्लिश में हो गए थे, और इसके अंदर ये दोनों इंक्लूड हुए, अलग से 10% और आ गया कि ये दोनों में फेल हुए हैं, तो सर इनको भी तो हटाना पड़ेगा जो दोनों में फेल हुए हैं, तो इस 10% की वैल्यू मैंने हटा दी, ठीक है। तो कितने परसेंट बच्चे फेल हुए सर, 45%, ठीक है। ये कुछ कुछ ऐसा ही है, संस्कृत में फेल 30%, ठीक है। इधर कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश में फेल 25%, ठीक है, और 10% फेल हुए हैं दोनों में, ये, ठीक है। दोनों में कितने फेल हुए हैं, 10%, उस 10% को और घटा दिया, तो ये आ गए 45% फेल हुए हैं। तो सर पास कितने हुए हैं, 55%, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 100%। अब 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 55% की वैल्यू आपको दे रखी है कि पास हुए छात्र 200 है, ठीक है, कितनों ने परीक्षा दी, 55% की वैल्यू कितनी है, 200, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 बटा 55 गुणा 100। कोई डाउट आपको इस चीज में, देख लो। अगला क्वेश्चन देखो, सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंकों से फेल हो गई, पूर्णांक कितना था, उत्तीर्णांक कितने पे पास हो जाती, 30%। मैंने बोला सर सीता ने 20% प्राप्त किए, अगर 30% प्राप्त करती तो पास हो जाती, ठीक है। 72 अंकों से फेल हुई है, मतलब पास होने के लिए 30 चाहिए थे, तो ये जो 10% का अंतर आया ना, इसी की वैल्यू दे रखी है आपको 72। देख लो इसका मैथमेटिकल रूप कि सर सीता ने किसी परीक्षा में 20% प्राप्त किए, ठीक है, परीक्षा का उत्तीर्णांक है 30%, ठीक है, 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 72 अंकों से फेल हो गई, पूर्णांक तो 100% ही होगा, 10% की वैल्यू जब 72 है तो 100% की क्या होगी सर, 72 बटा 10 गुणा 100, खत्म मामला, तो 720। समझ में आ गया आपको, बस ये इक्वेशन था, इसमें उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, इसमें भी कुछ बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, ठीक है, 30% वस्त्रों पर, 15% शिक्षा पर कितना खर्च कर दिया, फूड पे किया है 20%, ठीक है, वस्त्रों पे कपड़ों क्लोथ्स पे कितना किया है 30%, ठीक है सर, एजुकेशन पे कितना किया है 15%, ठीक है सर। ये चीज तो आपने हमें बता दी। 700 रुपये बचाए उसने, मतलब पहले खर्च देख लो, खर्च कितना हो गया, 20 प्लस 30 प्लस 15, 20 30 50 और 15 65%, तो इसने किसने खर्च कर दिया, ये प्यारे मोहन ने, ठीक है, प्यारा मोहन 65% खर्च कर गया, तो सर बचत कितनी बची उसके पास अब परसेंटेज में, 35%, ठीक है सर।
अब जिसकी वैल्यू दे रखी है उसी को तो अपन को कैसे भी करके परसेंटेज के रूप में निकालना था, जैसे मैं पहले बताता था रेशो में, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको रेशो के रूप में निकालो। वैसे ही दे किसकी रखी है, सेविंग की, 700 रुपए, परसेंटेज में सेविंग आ गई 35%। तो 35% की वैल्यू जब 700 रुपए, हमें पता है वो कमाता है 100%, ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 700 बटा 35 गुणा 100। कोई डाउट? मोहन की आय देखी 20 30 15, हटाओ ये सब, तो पहले देखो कि ये सेविंग दे दी है, सेविंग निकालनी है परसेंटेज के रूप में। अब बाकी चीजों को जोड़ देंगे, 65% आई तो बची 35% क्या रहेगी, सेविंग, सेविंग रहेगी ना, बाकी 35% क्या रहेगी सर, सेविंग। तो पेजेस सेविंग की वैल्यू दे रखी है तो 100% की वैल्यू निकालने में हमारा क्या जा रहा है, सीधी बात है। अगला आ जाओ। अब आते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर सर आपने जैसे रेशो में मम्मी बताया था 2a इक्वल्स टू 3b दे रखा है, तो मैं क्या करता था, इस 2 को नीचे ले जाता था, b को नीचे ले 3 को इधर ले जाता था, a/3 बराबर b/2 करता था, तब मैं बोलता था इसका रेशो 3:2 है। आया कुछ समझ में? रेशो में जो अपन करते थे, वैसे परसेंटेज में चलेगा, a का 20% बराबर b का 30% अगर दिया हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे इसी फॉर्म में 20a बराबर 30b, तो a के नीचे आ जाएगा 30 और b के नीचे क्या आ जाएगा 20। तो ए का कितना आ जाएगा, ए 30%, और किसके बराबर होगा वो, बी के 20%, ठीक है, समझ में आया? ये 30% किसका हिस्सा है, ए का, और 20% किसका हिस्सा आ जाएगा, बी का। वैसे वैसे क्या, ए का 20% बराबर बी का 30% हो, इस फॉर्म में हो, ये वैसे के वैसे ये सेम ही फॉर्म है ये ऐसे। तो आप कुछ मत करो, ये कर दो कि 30% तो किसके हिस्से का ही है, ए का, और बी का 30% है तो बी कितना आ जाएगा इधर, 20%। अब समझ में आया आपके? यही चीज ये बताना चाह रहा, आप क्वेश्चन को देखो पहले, क्वेश्चन किससे होते हैं इसमें। ए का 3%, ए का 3% बी के 4% के बराबर है, तो बी का 9% ए का कितना परसेंट होगा। मैंने बोला ए रेशो बी लिख लो। अब ए रेशो बी कैसे लिख लेंगे, जैसे इसमें लिखा था ना, ए का 20% बराबर बी का 30% है, तो इसका रेशो लिखते थे अपन कैसे, 30:20। वो कैसे लिखा, ये a/30 b/20, ये 30:20, तो जस्ट उल्टा करके लिख दिया, वैसे कि वैसे लिखना है, a/b में कन्वर्ट कर दिया तो 4 और 3। और इसने बोला b का 9%, a का कितना प्रतिशत होगा, है ना, b का 9%, a का कितना परसेंट होगा, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना, b का 9% बराबर a का कितना परसेंट है, b का 9% कितना है, b कितना है इस रेशो में 3, तो 3 का 9% बराबर a कितना है 4, और इसको x मान लो या क्वेश्चन मार्क ही रहने दो, 4, और इसका परसेंट पूछा है तो ये क्वेश्चन मार्क x लिख दो भले, x/100, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी। इस क्वेश्चन को आप रेशो से भी कर सकते हो, समझ में आया? अगर आपको लिख दे a का 3% बराबर b का 4% है, और a और b को रेशो में पूछ ले, तो आप क्या बोलोगे, a/b क्या होगा, a का रेशो तो ये होगा और b का रेशो ये होगा, तो a/b हो जाएगा 4:3। पहली चीज आपको क्लियर है, ठीक है सर। b का 9% बराबर a का कितना परसेंट होगा, तो मैं बोलूंगा b की जगह 3 रख दो, 3 का 9% बराबर a का कितना, तो उसको x मान लिया, तो 4 गुणा x/100, तो यहां से x की वैल्यू आपकी आंसर में आ जाएगी, खत्म मामला। ऐसे कैसे ही, अब इसी क्वेश्चंस को इस तरीके से भी करते हैं। ये तो हो गई, ये एग्जाम में आपको नहीं करना, एग्जाम में सीधा क्या करना है, ए का 3% और बी का 4% आपको दिया हो, ए का x% और बी को 9%, मतलब ए का कितना परसेंट पूछा हो और बी का 9% दिया हो, आप कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको x मान के, कि कंपेरिजन में डाल दो कि सर ए का 3% बराबर बी का 4%, बी का 9% बराबर ए का कितना परसेंट है वो दे नहीं लिखा, तो उसको x मान लिया, ए के नीचे ए वाला, बी के नीचे बी वाला सेट कर दिया। क्या बोला, सेम टू सेम उठा के ए का मान लिया x%, ठीक है, ए के नीचे ए वाला, तो ए का 3%, उसके नीचे ए वाला सेट, बी के नीचे बी वाला सेट, तिर्यक गुणन, मतलब इसके 9 से तो 3 को गुणा किया तो ये आ गया 27, इसके x से किसको गुणा किया 4 को, तो ये आ गया 4x, तो यहां से x की वैल्यू जो आएगी ना वो आपका आंसर निकल के आ जाएगी, सीधी सट, ठीक है। ये पैटर्न भी आपको समझ में आ गया होगा। एक अगला पैटर्न आता है सर टाइप 8, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दें तथा हर 5% घटा दें तो वह भिन्न कितनी बन जाती है, 5/2 हो जाती है। वास्तविक भिन्न क्या है, मैंने बोला, इस आपने क्या बोला, किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दो, तो 100 से अंश कितना हो गया 120, ठीक है, हर को 5% घटा दो, हर मान लिया 100% था, उससे कितना हो गया 95, तो 2 अंक आ गए हमारे पास, कौन से, एक साइड 120 आ गया अंश के रूप में।
हर के रूप में क्या आ गया सर 95। ये दो चीज आपको क्लियर हुई, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, नई भिन्न क्या बनी है 5/2, तो नई भिन्न लिख लो 5/2, कोई डाउट नहीं। अब आपको जो नई भिन्न लिखी है ना 5/2 लिख लो, ऐसे कैसे, कुछ नहीं करना। अब जो अंश और हर है ना इसको रिवर्स करके गुणा कर दो, मतलब ये भिन्न कैसे होती है, अंश ऊपर वाला होता है हर नीचे वाला होता है, लेकिन ये 120 और 95 की स्थिति में बदल दूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा इसको 95/120। नहीं आया समझ, दोबारा देखो, कुछ नहीं करा, भिन्न 100 से 120 कर दी, अंश को बढ़ाया, ये अंश रहा, अंश को मैंने कितना किया 100 से 120, ठीक है सर। हर कितना किया मैंने 5% कम करना है, तो 100 से हर कितना हो गया 95, ठीक है। अंश और हर तो 120/95 आ गए। भिन्न कितनी है 5/2 नई, ठीक है। अब पुरानी भिन्न पे जाना है, तो क्या करूंगा मैं सर, इनको उल्टा कर दूंगा, तो फिर अंश और हर तो मेरे ऐसे कैसे रहेंगे, ये भिन्न के नई भिन्न बनी है, ये नई भिन्न रही। पुरानी भिन्न पे जाना है तो उसको 95/120 मैंने कर दिया। समझ में आ गया आपको, बस ये जो अंश और हर नए बनना है ना, इनको उल्टा करके गुणा करना है, बस और कुछ नहीं, सेम है। अगला क्वेश्चन देखो, एक छात्र एक संख्या को 3/5, अब ये क्या पर्टिकुलर फिक्स टाइप है इनका, इसका क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। और एग्जामिनर क्या करता है, आजकल आरपीएससी कुछ नहीं कर रही, आरपीएससी सीधा सीजीएल के क्वेश्चंस में जाती है, उसमें कोई नया पैटर्न बन के आता है ना क्वेश्चन का, उसको सीधे सीधे पिक कर लेती है। ये सब आपके प्रीलिम्स में आए क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, ठीक है। बाकी पटवार में तो अभी तक जितना कराया उसमें से काम हो जाता है, थोड़े एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पे प्रीलिम्स तक के लेवल के अपन कर लेंगे अच्छे से, ताकि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आए आरएस के तो हमारा गलत ना हो, ठीक है। एक संख्या को 3/5 के बदले 5/3 से गुणा कर दे तो उसकी गणना में कितने परसेंट की गलती आएगी। अब इस टाइप का पैटर्न आ गया कि सर 3/5 से गुणा करना था, लेकिन मैंने 5/3 से गुणा करके रख दिया संख्या को, अब आप ये बता दो कि कितने परसेंट की त्रुटि आएगी। ऐसे क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न के आएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, 3/5 से गुणा जो सही होता, क्या 3/5 से अगर गुणा करते तो सही होता, 5/3 से करके रख दिया, तो इनको रेशो के रूप में लिखना है। अब जब ऐसे रेशो के रूप में लिखी चीजें होती है, मैंने आपको बताया था इनको सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं हम, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3×3 = 9, 5×5 = 25, तो अपन क्या बोलेंगे, अब 9 लिखना था, 9 की जगह 25 लिख दिया, कितने की त्रुटि हुई, तो पहले 9 और 25 का कितना अंतर हो गया 16 रेशो, 16 अंतर हो गया ना, 16 रेशो किससे हुआ 9 से, 9 लिखना था तो 16/9 है ना, ठीक है सर। 16 लिखना था, 9 लिख दिया, कितनी परसेंट त्रुटि हुई, परसेंट मतलब गुणा 100, यही हमारा क्या जाएगा आंसर। जो सर इसको काट लो, कटेगा तो है नहीं, ये 1600/9, तो ये भिन्न के रूप में आपके आंसर आएगा, तो ये आपका आंसर 16/9 × 100। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं किया, 3/5 के बदले 5/3 से गुणा किया, इधर में लिख देता कि सर ठीक है 1/2 की जगह 3/4 से गुणा कर दिया, फिर तब भी ऐसे कैसे ही रेशो में लिख देते, इधर 1/2 इधर 3/4, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते, इधर आ जाता 4 इधर आ जाता 8, कि कितने की गलती हुई, तो इन दोनों के डिफरेंस में जैसे 4 इधर आ जाता इधर 8 आ जाता, 4 और 8 में कितनी गलती हुई 4 की, क्या लिखा जाना था 4, तो 4/4 कितने परसेंट गलती हुई इंटू 100, 100% की गलती कर दी, मतलब एक्स्ट्रा कितना कर दिया 100%, तो 4 का 100% एक्स्ट्रा ही तो ये लिखा है 8, ये लिख दिया, तो इतने परसेंट गलती हुई। अब कोई डाउट है आपको, सिंपल समझ में आया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के पैटर्न पे चलो, एक क्वेश्चन का पैटर्न और अलग है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनको डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते थे, ऐसा क्वेश्चन है ऐसे ही होगा, संख्या बदल के आ सकती है, पैटर्न बदल के नहीं आएगा। एक है प्राइस, किसी चीज की प्राइस अगर 40% बढ़ा दूं, उसकी खपत 20% कम कर दूं, अब खर्च कितना होगा। समझ में आया, कुछ नहीं, प्राइस और कंजप्शन एक ही चीज है, या तो प्राइस बढ़ा दो या तो है ना, और कंजप्शन कम कर दो, ये एक साथ चलते हैं, किसके खर्च के, प्राइस एंड कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंडिचर। इस चीज पे आपको नहीं जाना, बस आपको देखना किसी वस्तु की अगर कीमत में इतने परसेंट की वृद्धि हो गई, खपत में इतने परसेंट की कमी आए, वृद्धि आए, कुछ भी आए, ठीक है, इधर वृद्धि भी आ सकती है, तो वृद्धि आएगी तो बोलेंगे हम प्लस का 20%, बस और कुछ नहीं। खर्च कितना होगा, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अपन बोलते थे पहले कि 100 से 140 हो गई है, ठीक है प्राइस, ठीक है। कंजप्शन कितना हो गया 100 से कम हुआ है ना 20% कम, तो 80 हो गया, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे सर 100 का तो 100 गुणा 100 का, पहले 140, पहले बढ़ी है 100 से,
तो 140/100, बाद में कम हुई है तो गुणा 80/100। ये हमारा एक्सपेंडिचर है, और इसको जब सोल्व करेंगे तो यह जाएगा हमारा 112, जैसे इस क्वेश्चन में लिख रखा है। ठीक है, तो वही चीज है। ऐसे सवालों को डायरेक्टली कैसे करें, इतना लफड़ा करने की जरूरत नहीं पड़े। इसको करने का सीधा तरीका है, प्राइस कितना हो रहा है, 40% बढ़ रहा है ना, प्लस है, इसलिए इधर प्लस माइनस दोनों में चलेंगे। एक्स तो 40 लिख दिया प्लस में, ठीक है। वाई कंजप्शन कितना हो रहा है, -20%, तो बाद में चीज हो रही है 20% कम, ठीक है। प्लस एक्स वाई बटा 100 माइन, अब देखो एक्स तो कितना है प्लस का 40, वाई कितना है माइनस का 20। अब प्लस माइनस गुणा होते हैं तो माइनस में जाता है ना, तो प्लस माइनस गए माइनस में। 40 इंटू 20/100, तो ये क्या हो जाएगा 20 - 8 बराबर 12। कोई डाउट आपको? इसको मैं अगर ऐसे कर देता कि इधर कंजप्शन +20 में है, तो ये कैसे जाता +40, ठीक है। कंजप्शन भी कितना में आ गया, 20% बढ़ा है, ठीक है, +20, फिर वापस प्लस 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 होते तो एक्स वाई कितना हो जाता 40 इंटू 20/100। अगर कंजप्शन मेरा बढ़ता, खपत बढ़ती, तो वो लिखा जाता +20 में, खपत कम हुई है तो वो लिखा जाएगा -20 में, ठीक है। ऐसे ही वृद्धि, कीमत बढ़ती तो वो +40 में लिखा हुआ, कीमत घटती तो वो -40 में लिखा होता, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, कितने परसेंट कोई चीज बढ़ी वो निकालना हो। ऐसे कैसे ही सेम आपकी जनसंख्या में भी अप्लाई हो जाता है, आगे चल के मैं बता दूंगा। खैर एक पैटर्न और देख लो, किसी घन का किनारा हो या भुजा हो या विकर्ण हो या छोटी रेडियस हो या बड़ी रेडियस हो, ठीक है, या फिर एक वर्ग की भुजा, परिमाप, विकर्ण, रेडियस, एक वृत्त की त्रिज्या हो, व्यास हो, परिधि हो, अगर इसमें इतने परसेंट बढ़ा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसे आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछता है, वो प्रीलिम्स में 2 बार पूछ चुका है, ठीक है। इनको कैसे किया जाता है सर, अब इन क्वेश्चन को करने का ना सीधा पैटर्न है। घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6a², ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, वही a², वृत्त की त्रिज्या का πr²। इनको पहले कैसे करना है, अगर इसमें 20% की वृद्धि है ना, भुजा बोल दे, किनारा बोल दे, विकर्ण बोल दे, किसी भी चीज में अगर इसमें परसेंट में वृद्धि लिख दी, क्या कि सर 20% वृद्धि हो रही है, क्षेत्रफल पर प्रभाव बताओ, तो 20% वृद्धि का मतलब होता है 100 से 120 आ गए, ठीक है। 100 से 120 आ गए, कोई चीज आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे सर 100 से, अब अगर वृद्धि हो रही है, अब इन दोनों स्क्वायर में चला है ना, इसका मतलब ये कैसे वेरिएबल में टूटेंगे, a इंटू ए स्क्वायर में है ना क्षेत्रफल, वृत्त का r स्क्वायर में है तो ये r इंटू आर, तो 2 बार वृद्धि होगी, मतलब 2 बार वेरिएबल बढ़ा है, तो 120/100, दोबारा 120/100, 100 से क्या जाएगा अभी अंक 144, और जब पहले 100 था अब 144 है, तो वृद्धि कितनी हुई सर 44%। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला। यदि वृत्त की किनारे में हो, भुजा में हो, विकर्ण में हो, रेडियस में हो, ये अगर डायरेक्ट जितना परसेंट बढ़े, अब ये हमारे स्क्वायर में चलता है तो हमें कुछ नहीं करना, 2 बार गुणा करना है बस इसमें वृद्धि करके, कि सर अगर मैं बोलूं 20% कमी होती तो मैं क्या बोल देता, ये चीज 100 से कितनी हो जाती मेरी 80, 80 हो जाती ना, बस मैं कुछ नहीं करता, 100 गुणा कम हो रही है तो 80/100 गुणा 80/100, फिर जो मेरा आंसर आता, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 88 64, सर अब 64 हो गई। मैं बोलता क्षेत्रफल 36% कम हुआ है, पहले 100 था अब 64 हो गया, तो क्षेत्रफल कितना कम हुआ है सर 36% कम हुआ है। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला, कुछ नहीं करना, क्षेत्रफल जितना परसेंट बढ़ा है उतना परसेंट बढ़ा देना है और डायरेक्टली परसेंटेज लगा देनी है बस, तो आपका आ जाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई परसेंटेज में निकालने लायक, ठीक है, कि इतने परसेंट बढ़ा दिया हो। कई बार ना वो गुना में भी पूछता है, एक बार उसने गुना में पूछा है, कैसे, वही सेम क्वेश्चन, किसी घन का किनारा, भुजा, विकर्ण, भुजा, परिमाप, वर्ग के लिए ये चीजें होती है, वृत्त के लिए ये चीजें होती है, इनको कितना गुना करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सीधा समझो, डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा वो 3 गुना करने पर क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल स्क्वायर में चलता है ना, तो 3 का स्क्वायर कर दो, हर किसी इन तीनों का क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, 2D चीजें, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 गुना बढ़ेगा। अगर बोल दे कि इसकी वर्ग की भुजा को मैंने 4 गुना कर दिया तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा 16 गुना हो जाएगा। बोल दे वृत्त की त्रिज्या को मैंने 5 गुना कर दिया तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 25 गुना। तो अगर किनारा, भुजा, विकर्ण, रेडियस इनमें वृद्धि करोगे आप तो क्षेत्रफल परसेंटेज से निकाल लो,
जो तरीका मैंने बताया डायरेक्ट बढ़ा के। अगर इनमें गुना के रूप में कि भुजा 3 गुना कर दी, विकर्ण 2 गुना कर दिया, व्यास 3 गुना कर दिया, कितने ही तरीके से बना ले, तो बस उसका क्या करना है, स्क्वायर। बस जैसे ए से क्वेश्चन आएगा, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितना इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, 10% बढ़ाया मतलब 100 से कितना हो गया, 110। ये वही क्वेश्चन है, 100 से 110 हो गया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे पता है वो 2 बार बढ़ती है, क्योंकि ए स्क्वायर और वो चीजें होती है वो ध्यान नहीं रखनी मुझे बस ये पता है क्षेत्रफल आ गया तो 2 बार करना है मुझे 100 से 110। मतलब मैं पहले मानूंगा कि 100 थी, अब 110 बढ़ी है, 110/100 दोबारा करूंगा, 110 क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है, 110/100। अब मेरा जो आएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 इंटू 11 121। पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 121%। कितना बढ़ा, 21% बढ़ा क्षेत्रफल। समझ में आया आपको, वही ये वाला क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्मेट में। उसके बाद गुना वाला क्वेश्चन देखो, किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी जबकि इसकी प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया। इसने भुजा को कितना गुना किया है, 2 गुना। मैंने बोला क्षेत्रफल कितना परसेंट की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सर, पहले तो ये देखो कितना गुना हो गया, क्षेत्रफल हो जाएगा, भुजा अगर 2 गुनी करी तो मैंने हमेशा बताया था स्क्वायर कर दो जितना गुना है, 2 दूनी 4, तो क्षेत्रफल हो जाएगा सर 4 गुना। समझ में आ गया। भुजा अगर 3 गुना होती तो क्षेत्रफल कितना हो जाता, 3 का स्क्वायर 9 गुना। भुजा अगर 4 गुना होती तो क्षेत्रफल कितना हो जाता, 16 गुना। ये चीज क्लियर। अब वापिस आ जाओ सवाल पे। 4 गुना हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल कितना हो गया सर, 4 गुना। मतलब सर क्षेत्रफल अगर 100 था, अब कितना हो गया 400। बस कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। अब सर 100 से कोई चीज 400 बनी है तो 300 की वृद्धि हुई है, पहली चीज तो यह है। ठीक है, अब इसको परसेंट में कैसे निकालना है, तो 300 बटा किससे, 100 से वृद्धि पूछ रहा है ना वो, 300/100 इंटू 100। खत्म। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई सर, 300% की वृद्धि हो गई। खत्म मामला क्वेश्चन का। क्लियर, क्योंकि 100 से ही तो वृद्धि हुई तो यहीं से तुलना करेंगे ना, 300/100 इंटू 100, 300% की वृद्धि हो गई। खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके लास्ट ईयर प्रीलिम्स में आया था, पिछले वाले में आरएस में। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, 36 रुपए में चीनी 500 ग्राम अधिक खरीद सकता है तो पर केजी चीनी की आरंभिक कीमत कितनी थी। क्या बोला कि अगर कोई चीनी है उसकी कीमत में 20% कमी आ गई, ठीक है, एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, जब प्राइस 20% कम हुआ तो अब चीनी एक्स्ट्रा आ जाएगी, ठीक है, तो पर केजी चीनी की आरंभिक कीमत कितनी है। ठीक है, इसमें आरंभिक कीमत पूछिए। अब ऐसे क्वेश्चन जो आ जाए ना, इनका भी सेट पैटर्न है। आरंभिक पूछो कि भाई ठीक है पहले कितनी थी, या फिर पूछ लो कि बाद में कितनी होगी कीमत, दोनों का सेट पैटर्न होता है। अगर आपसे जैसे इसमें पूछिए पुरानी कीमत कि भाई पहले कितनी थी, इस क्वेश्चन को करने का क्या था, रुपए, कितने रुपए लिखा है हमारे सवाल में सर, 36 रुपए में, तो 36 को लिख दिया, ठीक है, अपॉन केजी, कितना किलो चीनी है, 500 ग्राम। अब इसको मैं किलोग्राम में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.5 केजी। ठीक है, अगर लीटर में होता तो 0.5 लीटर, 0.5 केजी, इधर 0.5 केजी आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, कमी कितनी हो रही है, 20% की, तो इधर लिख दिया 20। उसके बाद में 100 प्लस माइनस, अब कमी है तो -20% होगा, अगर वृद्धि होती तो +20% होगा, तो 100 - 20 में आ गया ना इस जगह, ये 100 - 20 के रूप में 80। बस इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोला मैंने, रुपए की जगह रुपए रख दो कि भाई कितने रुपए में एक्स्ट्रा आती है, कितनी एक्स्ट्रा आती है उसको जस्ट नीचे लिख दिया, ठीक है, कितनी परसेंट की कमी या वृद्धि हुई है वो, और उसके बाद कितना परसेंट हो रह गई। अब 100 में अगर वृद्धि हुई है तो प्लस कर देते, कमी हुई है तो माइनस कर देंगे। सेम नई कीमत करना हो तो भी सेम फॉर्मूला, रुपए अपॉन केजी इंटू परसेंट अपॉन, अब इसमें प्लस माइनस परसेंटेज नहीं होगा। अगर पुरानी कीमत दे देता, अगर आपको यहाँ से जो वैल्यू निकल रही है वो दे देता और पूछ लेता कि बाद में कीमत कितनी होगी, तो इसमें बस परसेंट, कितना परसेंट बढ़ी घटी वो लिख दो अपॉन 100, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता। समझ में आया आपको कि 36/0.5 इंटू 20/100। इसमें पूछा है कि बाद में कितनी, शुरू में कितनी कीमत थी। अगर कमी होने के बाद जो पूछ रहा है उसको निकालना है तो आपको इसमें 100 में कुछ करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट वैल्यू रखनी थी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, इनको करोगे 2-4 बार आपके ब्रेन में सेट हो जाएंगे, और कुछ इसके अंदर है नहीं। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन आता है जनसंख्या का, बढ़ेगी घटेगी। अब ये क्या जनसंख्या कितना सीधा है, आप इस चीज से ही समझ लेना। जैसे जनसंख्या में वृद्धि वाले क्वेश्चंस का ना आपको सेम पैटर्न हमेशा याद रखना है आपको। जैसे मैं इस क्वेश्चन को ना 3-4 तरीके से आपको करा सकता हूँ। मैं इसको रेशियो से अलग करा सकता हूँ, परसेंटेज से अलग करा सकता हूँ, लेकिन जो सबसे सटीक है उसको बार बार प्रैक्टिस कर लो। 5 तरीके जानने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। सबसे आसान तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको जब भी क्वेश्चन आए आप सेम अप्लाई करना, ठीक है। कैसे? जनसंख्या में मान लो 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है सर? 5,000। पहली चीज देखो, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या है 5,000, उसमें 20% की वृद्धि हुई। आपसे पूछ ली 3 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी, ऐसे सवालों को कैसे करना है। उस या किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 5,000 है, उसमें जनसंख्या वृद्धि हो रही है 20% की, तो 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? इस लैंग्वेज में वो किसी में बना सकता है। कॉन्सेप्ट आपके पकड़ में आ गया तो आप कैसे भी करके क्वेश्चन को घुमा दोगे, ठीक है। अब एक एक करके ना आराम से देखो। अगर 20% की वृद्धि हो रही तो 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। 20/100 को काटूंगा तो 1/5 बार कटा, ठीक है। अब 1/5 का मतलब है कि 5 पर 1 की वृद्धि। जैसे इसमें बोला ना 100 पर 20 की वृद्धि, 20% का मतलब 5 पर 1 की वृद्धि, तो 5 से क्या बन जाएगा? 6। यहां तक कोई डाउट? अगर इस जगह लिखा 10% वृद्धि तो मैं बोलूंगा 10/100, मतलब 100 पर 10 की वृद्धि। अब काटूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 1/10। 10 पर 1 की वृद्धि, तो 10 पर 1 की वृद्धि हो जाएगी 10 से 11। ये भी आपको समझ में आया? मैं बोल दिया अगर कि सर 5% कमी हुई है, फिर कैसे करेंगे? तो आप लिखोगे 5/100, तो क्या हो जाएगा? 20 बार कटा 1/20। अब 20 से 5% कमी हुई है तो 20 - 1 होगा ये, तो 20 से क्या बन गया? 19। अब समझ में आया आपको? वृद्धि हो तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है कि भाई 20 में 1 की कमी हुई, तो ये लैंग्वेज बोलता है 100/10। 10% क्या शो करता है? 100 के लिए 10% की वृद्धि। 20% की वृद्धि क्या शो कर रहा है? 100 के लिए 20/, और वही सेम बात अगर काटे तो 5 के लिए 1/, और 5 के लिए 1/6 हो गया। यहाँ पे होता 20% कमी, तो 100 के लिए 20 कम हुआ, मतलब 5 के लिए 1 कम हो गया, तो 5 के लिए यहाँ आ जाता 4। अब समझ में आ गया? पहला पैटर्न इस वाली साइड का तो सर ऊपर का हम सोल्व करना सीख गए, ठीक है, नो डाउट। ऊपर वाला पैटर्न आपके पकड़ में आया। अब सर नीचे वाले पैटर्न पे आप हमें लाओ। वृद्धि तो मैंने समझा दिया आपको कि सर ठीक है, ऊपर की साइड कैसे करना है। वर्तमान में कोई जनसंख्या है 5,000, ठीक है। 3 साल बाद कितनी होगी? मैंने बोला मैं 5 से 6 तक ले आया। अब मुझे बढ़ानी है, बढ़ानी है ना, तब हमेशा याद रखना कोई भी चीज को अगर अपन को बढ़ाना है, जैसे 5 और 6 दो अंक है, इनको या तो मैं 5/6 लिखूंगा या 6/5 लिखूंगा। आप ये बताओ, कोई चीज को बढ़ानी है तो उसको एक से बड़ी संख्या से ही गुणा किया जाता है ना, तो बढ़ानी है तो बड़ी वाली ऊपर। क्या याद रखना? बढ़ानी है तो बड़ी वाली संख्या ऊपर, बस ऊपर। और कम करनी है तो छोटी वाली ऊपर। कम करनी है तो ऊपर कौन सी आ जाएगी? छोटी वाली। यही आपके प्रॉफिट और लॉस में कॉन्सेप्ट चलेगा, इसलिए आपको ना यहाँ पे इसको जकड़ के सेट कर लेना है माइंड में, ठीक है। अब मेरे पास दो अंक है, 5 और 6, ठीक है। इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखूं? अब पहले मैंने बोला मेरी जनसंख्या थी 5,000, 5,000। 3 साल बाद अब 20% बढ़ रही है तो बढ़ानी है, तो ऊपर आएगा 6, नीचे आएगा 5, बस। 3 साल बढ़ानी है इसलिए 3 बार किया, 3 साल लगातार बढ़ेगी। 6/5 गुणा 6/5 गुणा 6/5। 2 बार 2 साल के लिए बढ़ाता तो 2 बार गुणा करता, 6/5 गुणा 6/5। कोई डाउट? 2 साल के लिए बढ़ाता तो 2 बार गुणा करता, ठीक है। अगर मुझे वर्तमान में जो है उससे 3 साल पहले जाना है और वृद्धि होती जा रही है, लेकिन सर वर्तमान में तो बढ़ के आई है ना, और पहले अगर जाऊंगा पीछे जाऊंगा तो कम होनी चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? ओके, नो डाउट, अब की बार छोटी को ऊपर रख दो, कम करना है तो 5/6। तो 5,000 इंटू 3 साल के लिए पूछा इसलिए 5/6 गुणा 5/6 गुणा 5/6। 1 साल के लिए पूछता तो इस अंक को 1 बार गुणा करते 5/6 को। 2 के लिए पूछा है तो 2 बार, 3 के लिए पूछा है तो 3 बार, और 4 के लिए पूछता तो 4 बार, 5 के लिए पूछता तो 5 बार। क्लियर? वही चीज है, सेम पैटर्न आपको समझ में आया? वृद्धि का जैसे मैंने ऊपर बताया, मैं कमी का भी इक्वेशन बता देता हूं। किसी शहर की जनसंख्या है, उसमें वर्तमान में है 1,000,
10% की कमी आ गई। मैंने बोला इसको पहले परसेंट को सोल्व करो। 10% मतलब 10/100, ठीक है। इससे क्या आया सर, और काटा 100 के लिए 10 की कमी, इस तरीके से। और काटेंगे तो 1/10 मतलब सर 10 के लिए 1 की कमी, तो 10 से आ गया 9, ठीक है। ये चीज हो गया। कम हो रही है, अब क्या हो रही है, कम हो रही है, जैसे जैसे फ्यूचर में आगे जाते जा रहे हैं कम हो रही है। अब आपने बताया ये 9 और 10 भिन्न के रूप में तो आना, ये तो हमें पता है। 2 साल बाद कितनी होगी, तो 1000 तो वर्तमान में है, उसको ले लिया। उसके बाद कितनी बढ़ेगी, तो सर 2 साल बाद बढ़ेगी ना, तो जो बढ़ी है उसको 2 साल बाद कम होगी, क्योंकि 10% की कमी आ रही है। क्या बोला मैंने, सर 2 साल बाद कम होगी क्योंकि कमी आ रही है कितने की, 10% की। मतलब अब की बार इसको छोटा करना है कि 1000 से तो कमी होगी आगे जाके, वो छोटा करना है, तो छोटा वाला अंक ऊपर, मतलब 9/10। और 2 साल के लिए पूछा है तो 2 बार गुणा 9/10। समझ में आया। अब अगर इसमें मैं पीछे जाऊं तो पीछे ज्यादा होगी ना, तभी तो 1000 पे पहुंची कम होके। लगातार 10% की कमी आ रही है उसमें तो हर साल, ठीक है। तो पहले कितनी होगी, ज्यादा, जैसे यहाँ पे है बढ़ती जा रही है, तो 3 साल पहले कम थी, उससे ज्यादा हुई वर्तमान में, फिर और ज्यादा हो गई। यहाँ पे क्या, 3 साल पहले 2 साल पहले ज्यादा थी, फिर उससे कम हो गई क्योंकि 10% कमी आ गई, फिर दोबारा 2 साल बाद 10% कमी आ गई। तो हर साल 10% कमी आ रही है। तो इसमें क्या होता जा रहा है, इधर से इधर घट रही है, तो इधर से इधर जाएंगे तो अपने आप बढ़ेगी। इसमें इधर से इधर बढ़ रही है, तो इधर से इधर जाएंगे तो घटेगी। अब मतलब इसमें इधर से इधर जाऊं तो सर मैं बढ़ा ऊपर रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब 10% की कमी आके 1000 हुई है। 2 साल पहले तो ज्यादा होगी, तो 1000 गुणा 10/9 गुणा 10/। पूरा जनसंख्या का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सटीक, जितना सबसे सरल तरीके से हो सकता था वो आपको समझाया, ठीक है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक और पैटर्न बन जाता है, क्या, भिन्न के रूप में आपको दे दे, तो भाई सर क्या आप भी, हमें इतने छोटे बच्चे थोड़ी, आपने भाई भिन्न का परसेंट निकालना हमें सिखाया था कि सर 16 से 2/3% है, इसका मतलब क्या होगा, 16×3 = 48, 2 50, तो क्या हो गया है सर ये 50/3%। परसेंट का मतलब आपने बता रखा है, 50/3 इंटू परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100, तो ये नीचे आ जाएगा 50, 16×3 = 48, 2 50/3, ठीक है। 50 का भाग 2 बार गया, तो ये कितना आ गया सर, 1/6, ठीक है। तो यही आ गया, 16% की कमी से 1/6, मतलब सर 6 में 1 की कमी हो गई। यही तो शो कर रहा है ना, 6 1/6, ठीक है सर। 6 में 1 की कमी हो गई, मतलब 6 से कितना पे आ गया, अब मैं 5 पे कमी हुई है ना, 6 से 5 पे, बस सीधा। वर्तमान में कितनी है, 27,000। 2 साल बाद आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, सोचो। 2 साल बाद है, अब सर आप बोल रहे हो कमी हो रही है, मतलब अब कम होगा, तो 2 साल बाद और कम होगी, तो जो छोटा वाला है वो ऊपर आएगा भिन्न में। तो 27,000 इंटू 2 साल बाद है, तो 2 बार गुणा होगा, ठीक है। भिन्न में क्या आना चाहिए, ऊपर छोटा आना चाहिए, मतलब 5/6 भिन्न बननी चाहिए, क्योंकि आगे जाके कम हो रही है। 5/6 गुणा 5/6, इससे पहले जाएंगे तो सर बढ़ेगी, क्योंकि बड़े से कम हुई है, फिर और कम हो रही है, क्योंकि कमी है ना हर साल की, तो 1/6 कम होती जा रही है हर साल। इसका मतलब अब की बार क्या हो जाएगा, ऊपर 6 नीचे 5, 2 बार ही गुणा, 27,000 गुणा 6/5 गुणा 6/5। कोई डाउट आपको, ज्यादा थी, 16.5% कम हुई, 27,000 हो गई, फिर 16.5% और कम होगी, तो और ज्यादा कम हो जाएगी। और जब ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं, तो मैंने आपको बताया ऊपर छोटा वाला अंक आता है भिन्न का, और अगर कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो ऊपर बड़ा वाला अंक आएगा भिन्न का। ये पैटर्न आपको प्रॉफिट एंड लॉस पूरा चैप्टर इसी एक पैटर्न पे, ठीक है। ये आपको याद रखना। अब सर 2 साल पूर्व और 2 साल बाद, एग्जामिनर 1.5 होगा गया, उसने बोला 2.5 साल बाद, फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सेम पैटर्न है, याद रखो। यहां तक तो चीज सेम होगी, जैसे इसमें है 2 साल तक। 1 साल के लिए जो अपना 1/6 आया ना, ये 1/6, इसको 2 से गुणा कर दो बस। कैसे, नीचे 1/2 से गुणा करना है, क्योंकि 2.5 साल के लिए तो इसका भी आधा, 1/6 का आधा क्या आ गया, 1/12, मतलब सर 12 के लिए 1 की कमी, मतलब ये 12 से 11 हो गया। तो इस भिन्न को कैसे लिखेंगे, इसमें भी कम हो रहा है, इसलिए इसको लिखेंगे 11/12, और इसी एक्स्ट्रा 11/12 से मैंने गुणा किया। क्या बोला मैंने, यहां तक 2 साल है तो 1/6 की रफ्तार से ही कम हो रही थी, लेकिन इसमें आधे में 2.5 साल का पूछ लिया, मतलब 6 महीने का पूछ लिया, तो इस 1/6 का भी आधा कर दिया। तो 1/6 का आधा क्या हो गया, 1/12। 1/6 का आधा यही तो होगा कि भाई 1/6 को 1/2 से गुणा कर दो, तो 1/12
और सर ये अब जब 1/12 हो गया मतलब 12 में 1 की कमी, तो 12 से क्या बन गया 11, और 12 और 11 हमारी भिन्न है, हम आगे चल रहे हैं और आगे चल के कम हो रही है, तो ऊपर 11 आएगा नीचे 12 आएगा, इस तरीके से हमारा इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। अब समझ में आया, ये आपका पूरा परसेंटेज अच्छे से हो सकता है, हो चुका है। जितने डायमेंशन है ना वो सारे मैंने आपको इसमें बहुत सटीक तरीके से बहुत अच्छे से कवर करवा दिए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद ना स्टेटिक्स में भी परसेंटेज का यूज होगा, उसके अंदर रेशो का भी यूज होता है, एक चैप्टर आएगा एवरेज, उसका भी यूज होता है। तो इनके बाद ही मैं आपको स्टेटिक्स समझा पाऊंगा, जिसके अंदर आप ये सारी चीजें, मतलब सॉरी स्टेटिक्स क्या, हाँ अपने ये ड्राफ्ट वगैरह, पाई चार्ट वगैरह जो भी चीजें होती है, ऐसी सारी क्वेश्चंस अपन उनको बाद में करेंगे, ठीक है। तो वो अगली क्लास में आपके हो जाएगी जहां तक है, और हो सकता है अगली क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की ले लें, और एक एक करके जितनी भी क्लासेस हैं जितने भी टॉपिक है तो वो पर्टिकुलर इस टाइम में आपके कवर करवा दिए जाएंगे। दूसरी चीज ये, परसेंटेज को पहले समराइज करके देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। परसेंटेज में पहले पढ़ा आपने 4 टाइप सिखाए थे परसेंटेज से वैल्यू, कि सर कोई भी परसेंटेज दे रखी हो उसकी वैल्यू निकालते, जैसे 50 का 5% क्या है, 50 से 20% अधिक, 20% कम, ये क्या चीज थी। बाद में हमने देखा वैल्यू से परसेंट कैसे निकाली, 50-25 का कितना परसेंट है, ये चीज आपने बताई। बाद में हमें यूनिटरी मेथड बताया कि 6% की वैल्यू, 1% की 6% की वैल्यू इतनी दी हुई है आपको, 1% की वैल्यू निकाल लो और उससे 100% निकाल लो, वो भी आपने बताया। आपने हमें चेन परसेंट भी सिखाई कि 80 का 8% का 30% का 20% कैसे होगा, ये चीज भी आपने हमें बताई थी। बाद में हमें तुलनात्मक वो चीज ही बताई कि ए और बी है, ए की हाइट बी से कम है, ए की सैलरी बी से ज्यादा है, कम ज्यादा तुलना, ये वाले क्वेश्चन बताए थे, इनको 100 मान के एक को फिर दूसरे से कम ज्यादा करके अपन करते थे। आपने हमें बताया था कि बढ़ाने घटाने वाले क्वेश्चन की 20% कम कर दूं तो खपत कंजप्शन वाले, तो वो आपको अच्छे से सोल्व हो जाते हैं। आपने हमें सिखाया था ए का x% बराबर बी का 22%, तो आपने हमें क्या सिखाया था सर कि इनको रेशियो के रूप में कन्वर्ट करके भी आप कर सकते हो कि ए के नीचे ए का x% और बी का 22% दिखा हो, फिर दोबारा आपको नए ए का x% बी का 22% दे, ए के नीचे ए लिखो बी के नीचे बी वाले लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर पाओ। वो वाली क्वेश्चन पैटर्न मैंने आपको बताया था। एक मैंने इलेक्शन रिलेटेड आपको बताए थे, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना, जिस पार्ट के अंक की वैल्यू दे रखी है उस पार्ट का कैसे भी करके 1% का जुगाड़ करना है। जैसे मैं रेशियो में बोलता था एक रेशियो का जुगाड़ करना है, वैसे वैसे परसेंटेज में 1% का जुगाड़ करना है, उससे जिस चीज की पूछिए उसकी परसेंटेज आप निकाल के रख देना। जब भी परसेंटेज निकालते हैं किसी भी चीज की तो गुणा 100 किया ही जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था सर आपने फेल एवं पास से रिलेटेड, इतने परसेंट बच्चे पास हो गए इतने, अब उसमें कुछ नहीं, ए और बी दोनों को ध्यान रखना है कि भाई ठीक है इसमें इतने, तो वो उलझाएगा केवल लैंग्वेज में, भाई कॉन्सेप्ट में वहां पे कोई उलझाने वाली बात थी नहीं, ठीक है सर। आपने सर मिश्रण वाले बताए थे, तो मिश्रण में मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट सिखाया था, जो फिक्स है उसको रख दो आगे पीछे, उस पे ध्यान दे दो, उसको पकड़ लो, उसकी वैल्यू निकाल के इधर सामने वाले में रख दी, सामने वाले की 1% की वैल्यू आ गई, उससे सामने वाले की जो चीज पूछेगी दूसरा बिलियन, तो दूसरा बिलियन जितना परसेंट है उसकी वैल्यू निकाल के रख दो, क्योंकि टोटल परसेंट तो 100% ही होता है। वो भी हो गए। एक यूनिटरी मेथड से जो भी क्वेश्चंस होते थे उनका अपन ने देखा कि दो चीजों का डिफरेंस दे रखा है, फलानी चीज दे रखी है, उनसे जैसे भी करके 1% का जुगाड़ करने वाले क्वेश्चंस थे वो गए। फिर मैंने आपको जनसंख्या वृद्धि बता दी, जनसंख्या बढ़े कम हो, कितनी बढ़ी कितनी घटी, वो सारी चीजें मैंने आपको जनसंख्या भी बता दी। तो ये आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कवर होता है, ठीक है। अब कोई डाउट आपको इस चैप्टर में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। खत्म आपका चैप्टर, धन्यवाद।